नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सबके बीच में सुभाष बाबू। आप सभी का हार्दिक स्वागत अपने YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आज अपन चर्चा करेंगे एफसी परिवार आपके लिए मेन एग्जाम से पहले 3 प्री टेस्ट लेके आया है, जिसमें अपने तीनों सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड रहेंगे। तो एक टेस्ट पेपर अपना 150 क्वेश्चन का रहेगा। 3 टेस्ट पेपर है, यानी 450 क्वेश्चन अपन जो एग्जाम मुख्य एग्जाम उससे पहले हम आपके बीच में लेके आए हैं। यदि आपने ईमानदारी से ये 450 पेपर 450 क्वेश्चन देख लिए, एक एक क्वेश्चन की आपने सॉल्यूशन देखा, उसके साथ साथ में पीडीएफ सॉल्यूशन देख लिया, और एक एक क्वेश्चन यदि आप ईमानदारी से खुद लगा के फिर एग्जाम में बैठोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि जो एग्जाम है अपने सेकंड ग्रेड का वो लगभग इन 450 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपने 450 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि अपना जो मेन एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा कि अपना क्वेश्चन बाहर से आ जाए। स्पेशली अपने केमिस्ट्री को आपको इतनी अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। यदि आपने केमिस्ट्री में मेरा जो वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे खूब सारे पढ़े हैं, यदि आपने यूट्यूब से ये जो मैं तीन अपने जो प्री टेस्ट पेपर लग रहे हैं, इसके जो मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, यदि आपने ईमानदारी से ये सॉल्यूशन भी देखे और एक एक चीज को आपने समझ लिया और साथ साथ में खुद का दिमाग लगाते हुए प्रत्येक क्वेश्चन आपने यदि कर लिया तो 100% आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में इन्हीं के इर्द गिर्द पेपर आएगा। और लगभग जो अपने मैं आपको जो कंसेप्ट करवा रहा हूँ इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा। तो केमिस्ट्री में आप निश्चित रहो, कोई भी क्वेश्चन आपका इन जो मैं करवा रहा हूँ ये जो सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन के बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ चीजें जो अपने शॉर्ट नोट्स में अवेलेबल है, लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए सेकंड ग्रेड शॉर्ट नोट्स के नाम से हमारा फोल्डर भी बना हुआ है। आप लोग खूब प्यार भी कर रहे हो। यदि आप इतना ये करने के बाद में और साथ में यदि आपने सेकंड ग्रेड शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले गए तो लगभग आपका केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं। एक बार आप देखोगे आपका ऐसे लगेगा कि वास्तव में जो कंटेंट दिया है अलग ही लेवल का कंटेंट है। आप 15-20 मिनट में शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर सकते हो। यदि आपने पहले से बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करूंगा आप ये जो मैं आपके ये सीरीज लेके आया हूं, ये जो प्री टेस्ट वाली, यदि आप इसको प्यार करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कराओगे, इसके साथ साथ में यदि कमेंट करोगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। और उस ऐसे ही मैं जो पीवाईक्यू सीरीज लेके आया था उसको अपने कंटिन्यू करेंगे। देखो, यदि आपका प्यार और विश्वास होगा और आप कमेंट के माध्यम से हमें बताओगे कि सर हमें कंटेंट अच्छा लग रहा है, तभी हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से हम आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके बीच में लेके आएंगे। तो ये आज इसी सीरीज के अपना वीडियो सॉल्यूशन की बात करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन। उससे पहले देखो, हार आना तय है, हार आना तय है, पर हार मानना नहीं। क्योंकि ये दुनिया संभावनाओं से भरी पड़ी है। अगर खुद पर यकीन मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता, वो धीरे धीरे हकीकत बनी जाता है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये सेकंड ग्रेड हर हाल में मेरे को निकालना है। 100% मैं निकाल भी सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो डेफिनेटली आपको यदि इतना खुद पे विश्वास है तो 100% आप क्या करोगे, एग्जाम निकाल लोगे। देखो भाई, हाँ तो अपन अब चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की क्वेश्चन 86। अपना जो 86 क्वेश्चन है, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। 86 क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन दिख जाए। ये तो 86 क्वेश्चन है भाई। 86 में क्या बोले, निम्न में से कौन सा आयनिक क्रम, आयनिक आकार या त्रिज्या का घटता हुआ क्रम सही नहीं है। देखो, आप जब देखोगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मैंने आपको करवा भी रखा है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सम इलेक्ट्रॉनिक का क्या मीनिंग है सर? सम इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो। सम इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो। तो उसमें क्या होता है सर? उसमें आपका जो आकार है, वो प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड के लिए। आइए देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है, आकार आपका नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, आप यहां पे जब आप यहां पे देखोगे, जब आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा?
देखो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन देखा तो F माइनस दिखा, आपको Na प्लस दिखा, Mg2 प्लस दिखा, एल्यूमिनियम 3 प्लस दिखा। यानी आपको F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करना है। फ्लोरीन का आपका परमाणु क्रमांक 9 होता है। हमें पता है सर नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, तो 9 और 1 आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 10 आ जाएगी। उसके बाद में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1 प्लस चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो 11 में से 1 जाएगा तो सर ये भी 10 बचेगा। Mg 12 होता है, +2 चार्ज है, हमें पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन में कमी आती है। कितनी कमी आएगी सर? 2 की कमी आएगी, तो 12 माइनस 2 10। इसी प्रकार एल्यूमिनियम 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये बच जाएगा आपका 10। देखो ये सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो आपको आकार किससे निकालना है सर? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा है आकार उतना ही ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है आकार उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा है सर? F माइनस का, तो सबसे ज्यादा आकार होगा आपका F माइनस का। उसके बाद में क्या होगा? जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे आकार कम होता जाएगा, तो सबसे कम जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका आकार सबसे ज्यादा होगा, यानी Na प्लस का, फिर आपका Mg2 प्लस का, फिर आपका एल्यूमिनियम 3 प्लस का। ये आपका आकार का ऑर्डर आएगा, ये आपका आकार का ऑर्डर आएगा। F माइनस सबसे ज्यादा, फिर Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर आपका एल्यूमिनियम 3 प्लस। ये आकार का सही ऑर्डर है। उसके बाद आगे देखो, ये आपको देखने पे आपको कैसे दिख रही है? सी आपको ये F ब्लॉक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आपको? F ब्लॉक। और मुझे सर ये पता है कि F ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, F ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका क्या होता है? आकार में कमी आती है। देखो F ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए भी F ब्लॉक में आप लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भाई? दाएं जाने पर आकार में कमी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको देखने में से लग सकता है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है यहाँ से। देखो आपको क्या दिया हुआ है? पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई तब होकर दिया तुम्हारा इंजीनियर अब्लू, यानी ये आपका लेंथ एंड सीरीज है। क्या होता है इसमें? ला के प्यार नहीं दिया, पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। ये आपका क्या है? लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका क्या है सर? राइट है। तो जैसे ही आप इधर जाओगे आकार में कमी आएगी। आकार में क्या आएगी? आकार में कमी आएगी। तो देखो सबसे ज्यादा आकार किसका है सर? सबसे ज्यादा आकार इसका है, पीएम का। उसके बाद में एसएम का कम आएगा, उसके बाद में ईयू का होगा, फिर जेडी का होगा, फिर फिर टीबी का होगा। ये देखो सबसे ज्यादा पीएम का दिया हुआ है सर, फिर इसके बाद में एसएम का आएगा, बिल्कुल एसएम का दिया हुआ है, फिर ईयू का दिया हुआ है, फिर जेडी का, फिर टीबी का। बिल्कुल सही बात है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आकार में कमी आती है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो 3 नंबर ऑप्शन को देखो आप, F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, यहाँ एल्यूमिनियम पे चार्ज नहीं है, एल्यूमिनियम पे चार्ज नहीं है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं रहेगी। और जब तक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है तब तक अपन क्या करेंगे? आकार में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ अपन बोलेंगे सर यहाँ एल्यूमिनियम यदि 3 प्लस होता तो डेफिनेटली ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम पे चार्ज नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, जबकि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। तो आपके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। अब अपन क्या करेंगे? आकार में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे देखो वही सेम बात, जब आप इनमें से देखोगे तो सभी में आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। और मुझे पता है सर सभी में यदि 18 इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ में आकार बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ में आकार कम होता है। तो यही आपको ऐसा दिखेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखो भी 87, प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने ये 3 ऑप्शन अच्छे से देख लिए तो आपके सारे जितने आईई से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी से जितने संभावित क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखो ए ऑप्शन, इसमें 2 अपवाद रखने आपको। आईई में आपको क्या याद रखना है सर? आईई में आपको एक याद रखना है जिसका हाफ सेल हो और जिसका फुल्ली फिल्ड सेल हो, यानी पूर्ण पूरित सेल हो, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन, बेरिलियम, इन दोनों की क्या होगी? इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने से आगे वाले से अधिक होगी, अपने आगे वाले से अधिक होगी, अपने आगे वाले से अधिक होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन की आपकी
एंथैल्पी, नाइट्रोजन की जो आपकी एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। कैसे? देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियोन। आप इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या करोगे सर, यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो मुझे पता है सर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, यानी आप लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए सर, नियोन की, उसके बाद में सर फ्लोरीन की, फिर हमें पता है सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा आएगी। देखो ये नाइट्रोजन और बेरिलियम आपको ध्यान में रखना है, तो नाइट्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन की आनी चाहिए, आनी ऑक्सीजन की चाहिए, लेकिन आपको अपवाद स्वरूप ध्यान में रखना है, हालांकि कोई अपवाद नहीं है इसका, आपको भी पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होता है, स्टेबल होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसका ये रीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपका कार्बन आएगा, फिर देखो बोरोन और बेरिलियम में वापस वही आपका फुली फील्ड वाला कंसेप्ट लगेगा, बेरिलियम पहले आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर आपका लिथियम आएगा। ये ऑप्शन सही है क्या? देखो नियोन, फिर एफ, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन और लिथियम, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन। जब आप इसको देखोगे तो सेम आपको वही दिखेगा। 2 नंबर पे देखो, सेम इसके जस्ट नीचे वाला है, ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये आपका क्या है, 2p सीरीज का है और ये आपका 3p सीरीज का है, सेम वैसा वैसा दिखना चाहिए बिल्कुल। आप जब इसको देखोगे तो बिल्कुल आपको सेम वैसा का वैसा दिखेगा। आगे देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपको बोरोन फैमिली में पूछा हुआ है, बोरोन फैमिली में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा हुआ है। किस फैमिली में? बोरोन। बोरोन फैमिली के लिए आपको ध्यान में रखना है, बोरोन फैमिली के लिए एक आपको क्रम हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, ट्रिक मैंने बना रखी है आपको, तो ये जो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, बी एल गंगवाल इन थलमंडी, तो ये क्या है सर, ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 पे, ये 3 पे आता है, फिर ये 4 पे, ये 5 पे आता है। तो इसमें आपको क्या ट्रिक याद रखनी है सर, 153 24 याद रखना है। क्या याद रखना है? 153 24, 153 24, यानी एक की सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका 5 नंबर वाला आएगा, फिर आपका 3 नंबर वाला आएगा, उसके बाद में आपका 2 नंबर वाला आएगा, फिर आपका 4 नंबर वाला आएगा। तो देखो आप सबसे ज्यादा आपको बेरिलियम दिखेगा, बोरोन दिखेगा, बोरोन के बाद थेलियम दिखेगा, फिर गैलियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर लास्ट में आपका क्या दिखेगा, इंडियम। तो ये आपका जो क्रम है ये आपको एजीटीज याद रखना है। कौन सा क्रम है? 153 24। कौन सा क्रम आप याद रखोगे? 153 24, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कंफर्म है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो गया। आप इसी प्रकार का कोई भी यदि कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली इसको सही कर दोगे। आगे देखो भाई, निम्न में से किस अणु की आकृति वी शेप नहीं है? वी शेप आकृति कब बनती है? सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए वी शेप कैसे बनती है। तो हमें पता है कि सर sp3 संकरण होना चाहिए, वी शेप के लिए sp3 संकरण होना चाहिए। sp3 संकरण में भी क्या होना चाहिए सर? 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और 2 लोन पेयर होने चाहिए। कैसे सर? हमें सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखना है H2O का। देखो H2O, आपकी H2O की आकृति होती है वी शेप। ये कैसे वी शेप बनी? तो देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है इसमें, ये 2 लोन पेयर है और ये आपके 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी आकृति कैसी बन गई सर? वी शेप बन गई। तो आपको वी शेप के लिए क्या करना है? आपको 2 बॉन्ड पेयर पता होना चाहिए और 2 लोन पेयर होने चाहिए, तो आपकी जो शेप आएगी वो वी शेप आएगी। अब ऑप्शन देखो SO2, सर मुझे पता है सल्फर, सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखो एक बार मैं आपको ये बता देता हूं, बोरोन, सल्फर का आप किसके नीचे आता है सर? ऑक्सीजन के नीचे आता है। देखो ऑक्सीजन, फिर आपका सल्फर। ऑक्सीजन का विन्यास क्या है सर? 1s2 2s2 2p4। तो इसके जो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो SO2 में आप डबल बॉन्ड बना रहे हो, ये लो सर 4 चले गए, पीछे 1 लोन पेयर बच गया। बिल्कुल, ये भी आपकी शेप कैसी है? ये भी आपकी शेप वी शेप है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे सर? इसको भी वी शेप बोलेंगे। तो वी शेप आपने 2 तरीके से निकाल ली, एक तो आपने sp3 संकरण से, एक आप निकाल रहे हो सर sp2 संकरण से, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर आने चाहिए और एक आपका लोन पेयर आना चाहिए। ये दोनों किसके लिए है? ये दोनों आपकी वी शेप की आकृति है, ये आपका वी शेप का आकृति है। बिल्कुल सही बात है। जब आप लोन पेयर हटाओगे तो आपको कैसे दिखेगी सर? हमें वी शेप जैसी दिख रही है। देखो ये आपका था, हमें ऐसे दिख रही है, बिल्कुल ऐसे देखो वी शेप जैसी दिख रही है, तो इसकी क्या आएगी? वी शेप। यानी आपको sp2 और sp3 संकरण ध्यान में रखना है। आगे देखो O3, O3 में क्या होता है सर? ऐसा होता है और इस पे लोन पे रहता है, तो ये भी आपका कैसा है सर? ये भी आपकी वी शेप है। फिर देखो BCl3, BCl3 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है?
सर बोरोन, बोरोन का आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा करो। बोरोन 5 पे होता है तो 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन के बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमें दिया हुआ BCl3, देखो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, पीछे आपका कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो ये कैसी आकृति है सर? यहाँ पे तो 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर से आपका sp2 आ गया संकरण। हमें sp2 संकरण में एक लोन पेयर चाहिए, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब सर ये कैसी है? ये वी शेप आपकी नहीं होगी। तो ये कौन सी नहीं होगी सर? ये सी ऑप्शन आपका वी शेप नहीं होगा। जब आप इसको देखोगे तो इसमें भी एक लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, आपके एक लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर वी शेप दिखेगा। और H2O को देखोगे आप 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर है तो वी शेप दिखेगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो किसी भी प्रकार की कोई भी ज्योमेट्री आपको पूछ सकता है। तो वी शेप यदि आपको पूछ लिया जाए तो आपको 2 संकरण ध्यान में रखना है। sp2 संकरण, sp2 संकरण में भी 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होना चाहिए। sp3 संकरण 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर होने चाहिए, तो उसकी आकृति वी शेप आकृति बनती है। आगे देखो 89, देखो यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। 88 और 89 से मिला के एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में कंफर्म 100% चमकेगा भाई, 100% चमकेगा। देखना 89 क्या बोल रहा है? XCO3, इसका संकरण क्या है? तो सबसे पहले वो बाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। जो आपके ये कौन सी गैस है सर? ये आपके गैसेज है। कौन सी? इनर्ट गैसेज है। इनर्ट गैस के बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर्ट गैस के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 8 में से ऑक्सीजन हमें पता है डबल बॉन्ड बनाती है, तो 3 ऑक्सीजन है, 6 बॉन्ड बनाएगी। पीछे कितने बच गए सर? पीछे आपके बच गए 2। 2 कब है? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पे। तो आप सीधे सीधे यहां से निकाल सकते हो। यहां से क्या निकाला सर? 3 बॉन्ड पे रहेंगे और 1 आपका लोन पे रहेगा। टोटल कितने आएंगे सर? 4। 4 से क्या बनेगा सर? 4 से बनेगा sp3 संकरण। 4 से क्या बनेगा? sp3 संकरण। और मुझे ये पता है कि सर sp3 संकरण में 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 आपका लोन पेयर हो, तो क्या आएगी उसकी आकृति? त्रिकोणीय पिरामिड आएगी। उसकी आकृति क्या आएगी? त्रिकोणीय पिरामिड। कैसे? यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे निकाल लिया करो, XC डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और इसके ऊपर ये लोन पेयर। तो देखो ये कैसे दिख रही है सर? ये आपका त्रिकोणीय पिरामिड दिख रही है। आगे देखो XeF6, हमें पता है सर फ्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। Xc के बाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन सर? Xc के बाइतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए सर? 6 फ्लोरीन ने 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो पीछे कितने बच गए सर? 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 आपका लोन पेयर। तो 6 बॉन्ड यहां से। बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? बॉन्ड पेयर आपके 6। लोन पेयर कितने हैं सर? लोन पेयर आपके 1 है। टोटल कितने हो गए? 7। 7 के लिए संकरण क्या आना चाहिए सर? sp3d3 संकरण आना चाहिए। 7 के लिए क्या संकरण आना चाहिए? sp3d3 संकरण आना चाहिए। और उसके बाद में एक लोन पेयर है, तो उसको बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं उसको? विकृत अष्टफलकीय बोलते हैं। इसने क्या लिख रखा है? sp3d2 लिख रखा है। और विकृत अष्टफलकीय, ये तो आपकी शेप बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे संकरण यहाँ पे गलत है भाई, संकरण आपका गलत है। आगे देखो XCO4F2, XCOF4। अब देखो Xc के बाइतम कोष में 8 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 और 2 6 बॉन्ड बन गए। पीछे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो देखो यहां से क्या मिला? लोन पेयर की संख्या 1 मिली, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? 1 ऑक्सीजन है और 4 आपके फ्लोरीन है। टोटल आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? 5 है। बॉन्ड पेयर 5 हो गए, टोटल आपके 6 हो गए। 6 से आपका sp3d2 संकरण आना चाहिए। क्या दिया हुआ अभी? sp3d2 संकरण दिया हुआ, बिल्कुल सही बात है। आगे इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, देखो अष्टफलकीय की ज्योमेट्री आपको इस प्रकार से सेट करनी है। देखो ये रहा आपका Xc, ये देखो डबल बॉन्ड हो, ये F, ये आपका F, ये आपका F, ये आपका F, ये आपका लोन पेयर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर स्क्वायर पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री आती है ये सर? ये ज्योमेट्री आती है आपकी स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ? पिरामिड, बिल्कुल सही बात है। इसको आगे स्क्वायर लगा लेना। वर्ग पिरामिड इसकी सही आंसर है भाई, वर्ग पिरामिड दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। आगे देखो XeF2, XeF2 हमें पता है फ्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। 2 फ्लोरीन है, तो 8 में से 2 आपके बॉन्ड बन गए, पीछे बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब 3 लोन पेयर है। तो यहाँ आपके लोन पेयर की संख्या कितनी है सर? यहाँ पे लोन पेयर की संख्या 3 है। बॉन्ड पेयर कितनी है सर? बॉन्ड पेयर आपके 2 है। टोटल कितने आगे? 5। 5 के लिए सर क्या आएगा? sp3d आएगा। क्या आएगी भी? sp3d संकरण आएगा। अब इसको सेट कैसे करेंगे सर? sp3d मुझे पता है tbp शेप होती है, tbp शेप होती है, तो उसको किस हिसाब से सेट करेंगे सर? देखो ऐसे, आपका फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, लोन पेयर आपका किस में जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएगा। ये लो भाई। तो आपको पूछा आकृति कैसी दिख रही है आपको सर? बिल्कुल लीनियर आकृति दिख रही है। ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन आएगा।
आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर। ये यहां से जो आपको मैंने ट्रिक बताई है, देखो ये संकरण निकालने का बिल्कुल बेसिक फंडा है। यदि ये आपका फंडा क्लियर हो गया तो आप चुटकियों में संकरण निकाल सकते हो, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई, कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अब ये आराम से निकाल सकते हो। आगे देखो भाई 90 क्वेश्चन, निम्न में से किस में आयनिक लक्षण सबसे कम है। आयनिक लक्षण के लिए आपको क्या करना है, फजान का नियम लगाना है। फजान का नियम लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, फजान का नियम। फजान नियम क्या बोलते हैं सर, कोवलेंट कैरेक्टर। फजान ये बोलता है कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आकार कोमा आवेश। आकार और आवेश दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब ये किस कंडीशन में, जब ये ऋणायन होगा, ऋण आयन की कंडीशन में आकार और आवेश के प्रोपोर्शनल होगा। और कोवलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल होगा आवेश अपॉन आकार, आवेश अपॉन आकार। ये किस केस में होगा सर, ये जब होगा जब आपका धनायन दिया हुआ। ऋणायन के केस में आकार और आवेश के प्रोपोर्शनल होगा, और धनायन दिया हो तो आवेश अपॉन आकार होगा। क्या होगा, आवेश अपॉन आकार होगा। हमें क्या दिया हुआ है सर, यहां देखो सब में आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस, यानी आई माइनस आपका कॉमन है, ऋणायन आपका कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है सर, धनायन चेंज हो रहा है। हमें क्या दिया हुआ है, धनायन चेंज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है धनायन सर, एल आई प्लस दिया हुआ है, एन ए प्लस दिया हुआ है, के प्लस दिया हुआ है, और आपका आर बी प्लस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, और आपका आर बी प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कोवलेंट कैरेक्टर, इधर से आप जाओगे ऊपर से नीचे, ये आपका ऐसे ही तो है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, यानी आप ऊपर से नीचे जा रहे हो। जब आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो, यदि किसी का कंफ्यूजन है तो आप ऐसे सेट कर सकते हो, हेलिना की रफ, सभी में पॉजिटिव चार्ज है, ये लो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर से नीचे जा रहे हो सर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमें पता है कि सर क्या होगा, आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो देखो यदि ये आपका बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो मुझे पता है सर कोवलेंट कैरेक्टर आपका कम हो जाएगा। तो आकार बढ़ने से कोवलेंट कैरेक्टर आपका कम होगा, और मुझे पता है सर कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। नहीं दिख रहा आपको, तो यहां लिख देते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। ये सभी को पता है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपका आप बोलोगे सर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा सर, ऊपर से नीचे जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी आपका रुबिडियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर आपका सोडियम का होगा, फिर आपका क्या होगा, Li प्लस का होगा। ये क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर दिया हुआ है। हमें क्या पूछा, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका होगा सर, Li का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो आप बोलोगे सर Li का सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा। लगभग यहां से भी पूरी संभावना एक क्वेश्चन आने की। ये जो मैं केमिस्ट्री का पेपर सेट किया है, ये बहुत लंबी तपस्या के बाद पेपर सेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने मुंह उठा के कुछ दे दिया। हमें ये पता है कि इस टॉपिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपको पेपर में देखने को मिलेगी। देखो संकरण के इतने अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने, इन दो क्वेश्चन में पूरा आपके संकरण चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपने ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आप संकरण निकालना सीख चुके हो। इसके साथ साथ में आपको ज्योमेट्री का भी आइडिया लग गया। संकरण के साथ साथ में आपने ज्योमेट्री भी निकालनी सीख चुके हो, यानी कुल मिला के दो क्वेश्चन में आपके संकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सही होंगे। इसके साथ साथ में आपका यहां से क्या पता चला आपको, देखो आपको कोवलेंट कैरेक्टर का पता चला, आयनिक कैरेक्टर का आपको पता चल गया, धनायन के केस में क्या होता है, ऋणायन के केस में क्या होता है। इस संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। आगे देखो भी, आणविक कक्षीय सिद्धांत के अनुसार H2 प्लस और H2 माइनस में बंद क्रम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो पेपर है, ये इनको बहुत ईमानदारी के साथ में करना है। यदि देखो सिलेक्शन लेना तो आपको ईमानदारी के साथ में करना है, और यदि सिलेक्शन नहीं लेना तो कुछ भी आप पढ़ते जाना। बस आपको ऐसा हवाबाजी करनी है कि सर ऐसे हो जाएगा, ऐसे होने से नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, जहां क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या वाकई में मेरे को नहीं आते। यदि मेरे को आ रहे हैं और उसके बावजूद गलत हो रहे हैं तो फिर आपको सुधार करने की आवश्यकता है उसमें। देखो भाई, आणविक कक्षीय सिद्धांत के अनुसार H2 प्लस और H2 माइनस। अब हमें ये पता है सर, बॉन्ड ऑर्डर का हम एक पूरे जीवन भर एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा सर, हाफ ऑफ
एन बी माइनस एन ए, क्या होता है एन बी माइनस एन ए। एन बी का मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एन ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। देखो भाई H2 में कितने होते हैं सर, H2 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है और H2 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फिर कमी आ जाएगी, यानी 2 में से 1 गए 1 इलेक्ट्रॉन है, और H2 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो आप तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। अब देखो हमें पता है सर सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, बिल्कुल ये आपका इस टाइप का होता है। फिर सिग्मा 2s, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है आपको जितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आपको भरने हैं। सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये लो हमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बनने के लिए बोला ही नहीं है। आगे देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो सबसे पहले H2 के केस में क्या आएगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 में भरे जाएंगे। ठीक है, क्या एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो आपका यहाँ सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा, जब सिग्मा स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, यहाँ 2 के 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, सर आपको बोलोगे एन बी कितने होंगे, सर एन बी बराबर 2 होगा, एन ए बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा सर हाफ ऑफ 2 माइनस 2 2 माइनस 0, तो आप बोलोगे सर एक आपका ऑर्डर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। फिर देखो H2 माइनस, फिर क्या कर रहे हो आप H2 माइनस कर रहे हो, H2 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सिग्मा 1s2 आएगा, सिग्मा स्टार 1s1 आएगा, ये लो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे। अब आपको क्या पता चला यहाँ से सर बॉन्डिंग में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, सर आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा सर हाफ ऑफ 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1/2 का बोले तो 0.5। ठीक है, इसी प्रकार H2 प्लस देखोगे तो सर H2 प्लस का कैसे लिखोगे, हमें 1 इलेक्ट्रॉन बनना तो सिग्मा 1s1 आ जाएगा। यहां आप बोलोगे सर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने 1, एंटी बॉन्डिंग में कितने सर 0, और बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो हाफ ऑफ 1 माइनस 1 1 माइनस 0, तो आप बोलोगे सर 1/2 यानी 0.5। ये लो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया सर, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया, H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 आया। तो हमें आंसर क्या दिया हुआ है, H2 का 1 आएगा, इन दोनों का 0.5 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 1.5 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या ये बातें समझ में आई क्या, एक बार के लिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, इसको आप एक बार देख लो, नोट कर लो। H2 को कैसे भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से भरोगे, तो आपके यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, Nb 0 आएगा, Nb आपका 2 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ Nb माइनस Na, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, Nb की वैल्यू 2 है, Na की वैल्यू 0 है, 1 आ जाएगा। उसके बाद H2 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 आएगा, Nb 2 आएगा, Na आपका 1 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो 0.5 आ जाएगा। ये वाला आपको फॉर्मेलिटीज करनी है, यदि आपको ये अच्छे से आ गई फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन बात करेंगे 92। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उम्मीद करेंगे सेकंड ग्रेड में भी इस बार यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। देखो भाई आगे देखो 92, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सही गणितीय रूप है। हाइजेनबर्ग मुझे अच्छी तरह से पता है, सब 2 ही तरीके से अपन लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई होता है। और दूसरी बात हमें पता है सर डेल्टा पी बराबर क्या होता है, संवेगयुत होता है, एम वी बोलते हैं इसको सर, एम इंटू डेल्टा वी। हम क्या करेंगे, डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये आपका एम नीचे चला जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम आ जाएगा। तो ये 2 आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। सबसे पहला देखो आप, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, एच अपॉन 4 पाई एम बिल्कुल सही आंसर है ये। आगे देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये रहा, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बिल्कुल सही बात है सर, एच अपॉन 4 पाई से अधिक मान होता है इसका। आगे देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज
ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। एच अपॉन 2 पाई को क्या बोलते हैं सर? एच अपॉन 2 पाई को बोलते हैं एच कट। एच अपॉन 2 पाई को क्या बोलते हैं सर? एच अपॉन 2 पाई को क्या बोलेंगे? एच कट बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एच कट का मान क्या होगा सर? एच कट का मान एच अपॉन 2 पाई होता है। तो देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे एच अपॉन 2 पाई की जगह हम क्या रखेंगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब इसको आप ऐसे तोड़ दो, एच अपॉन 4 पाई को आप ऐसे लिखो एच अपॉन 2 पाई इंटू 2। इसकी जगह क्या लिखेंगे सर? एच कट लिखेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी एच कट अपॉन 2। और हमें क्या दिया हुआ है? एच कट अपॉन 2 दिया हुआ है। इसमें तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही आ जाएंगे। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही आ जाएंगे। हाइजेनबर्ग में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इन फॉर्मूले से एक्स्ट्रा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। इसके साथ साथ में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी नहीं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। ये तीनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। आगे देखो, वास्तव में समझ में आ रहा है? ऐसे फील हो रहा है ना कि वास्तव में आपको कितनी मतलब इजी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यदि आपने प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री पढ़ ली, और ये जो मैं केमिस्ट्री के आपके 50 यानी लगभग 150 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, यदि आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी के साथ में मन लगा के एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए, बारीकी से पढ़ना है। इसके साथ साथ में मेरे एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनना आपको। और जब आपको ये सुनने के बाद में आप खुद यदि एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को निकालोगे तो ये सारी चीजें आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी। डेफिनेटली आपका जो सेकंड ग्रेड का पेपर होगा वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। आगे देखो भाई 93, निम्नलिखित कक्षकों के लिए ऊर्जा का सही क्रम है। ये आपको 4 कक्षक दिए हुए, इनमें ऊर्जा का सही क्रम पूछा हुआ है। बहुत बार ये मैंने आपको करवा चुका हूं। अब मेरे के हिसाब से वापस बार बार आपको कराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको समझ चुके हो भाई। किसी ने यदि हमारी PYQ क्लास देखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका गलत ही नहीं होगा, कभी भी जीवन में कभी गलत नहीं होगा। देखो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यदि आपको पता है ऊर्जा किसकी प्रोपोर्शन होती है? N+L के मान के। ऊर्जा किसकी प्रोपोर्शन होती है? ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा आप कैसे सही करोगे? N+L के मान के हिसाब से देखोगे। ऊर्जा का मान होता है जिसका N+L का योग ज्यादा होगा उसका ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। एक कंडीशन ऐसी होती है कि यदि सर आपका N+L का मान सेम हो जाए, L+N का मान 2 कक्षकों के लिए समान हो जाए, तो ऊर्जा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यदि 2 ऐसे कोई कक्षक आ जाए जिनमें N+L का मान समान आ जाए तो ऊर्जा कैसे देखोगे? तो आप बोलोगे सर ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल होती है N के। ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? N के। अब देखो आपको दिया हुआ है 4F, आपको क्या क्या दिया हुआ है? 4F, 5D, 6P और 7S, 4 आपको कक्षक दिए हुए। ठीक है, सबसे पहले आपको L की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो S, P, D और F, इसके लिए L की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3। ठीक है, S, P, D, F के लिए L की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। अब देखो 4F है, यहाँ N की वैल्यू 4 है, F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। 4 + 3, इन दोनों का N+L का मान कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। इनमें भी देखो आप 5 और D के लिए 2 होती है, N का वैल्यू 5 है, 5 + 2 यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। फिर 6P, N की वैल्यू 6, P के लिए हमें पता है L की वैल्यू 1 होती है। 6 + 1 कितना आ जाएगा? 7। और S की वैल्यू 0 होती है, तो 7 + 0 7। अब देखो सभी के लिए N+L का मान कितना आएगा? 7 आ गया, यानी N+L का मान समान हो गया। ये रहा N+L का मान यदि समान है तो आपकी ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? जिसकी N वैल्यू ज्यादा है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब N किसका बड़ा है सर? ये रहा 7 सबसे बड़ा है, तो आप बोलोगे ऊर्जा का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऊर्जा का ऑर्डर आप बोलोगे सर 7 सबसे बड़ा है तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, फिर 6P की होगी, फिर आपका 5D की होगी, फिर आपकी 4F की होगी। क्या ये बातें समझ में आई क्या? 7S सबसे बड़ी, फिर आपका 6P, फिर आपका 5D और फिर क्या आ जाएगा आपका 4F। 7S, 6P, 5D, 4F। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है भाई। देखो मेरे हिसाब से इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने ये इस तरीके से याद कर लिया तो डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक चीज इनमें और ध्यान रखनी है आपको, यदि आपको इलेक्ट्रॉन भरने का बोल दिया जाए तो होप बाउ इलेक्ट्रॉन, आप होप बाउ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरोगे। आप बोलोगे जिसकी ऊर्जा कम है, जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा।
जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। अब आपको यदि इन चारों ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोल दिया जाए तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में 5d में भरेंगे, उसके बाद 6p में भरेंगे, उसके बाद 7s में भरेंगे। क्यों? क्योंकि 7s की ऊर्जा सबसे ज्यादा है और होप बाउ ये बोलता है कि जिसकी ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरना अलग चीज है, वो उसमें ऊर्जा हम कम देखते हैं और ऊर्जा में क्या होगा n+l का मान अधिकतम देखते हैं। तो कुल मिला के यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा जिसमें n+l का मान कम हो, जिसके लिए n+l का मान कम हो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरा जाएगा? जिसका n+l मान कम हो भाई, जिसका n+l मान कम हो। आगे देखो 94 लगा लो स्टार पे, 94 में आप स्टार लगा लो, यहां से भी लगभग आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है अभी। 94 में भी आप स्टार लगा लो और यहां से अभी आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। एक सेकंड के लिए आगे देखो भाई, ठीक है 94 बहुत अच्छा है। अभी 94 में क्या लिखा हुआ है? 94 में आपको बोला हुआ है निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? किसकी पूछा हुआ है? नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम पूछा है, नंबर ऑफ एटम अधिकतम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? आपको सबसे पहले मोल निकालना है, जिसमें मोल निकालना है सबसे पहले आप मोल निकालोगे, एक नंबर स्टेप। मोल निकालने के बाद में जो आपका अणु दिया हुआ है, जो आपको अणु दिया हुआ है उसमें परमाणुओं की संख्या देखोगे, यानी अणु में परमाणु की संख्या देखोगे, परमाणु की संख्या, और उसको आप मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनटू मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप बोलोगे इसका मान जिसका ज्यादा है उसमें क्या होगा? उसमें परमाणुओं की संख्या भी ज्यादा आएगी, उसमें परमाणु भी ज्यादा आएगी। क्या आएगी? आपको एक अणु में परमाणु की संख्या देखनी है और उसको आप यदि मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका मान यदि ज्यादा आएगा तो आप क्या बोलोगे? सर उसमें परमाणु की संख्या भी ज्यादा आएगी। कैसे? देखो यहाँ पे आपका 2 मोल दिया है, यहाँ मोल दिया हुआ है हमें, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एटम निकाल रहा हूँ आपको। एटम आपका ए ऑप्शन में कितना आ जाएगा? एटम की संख्या। अणु में परमाणु की संख्या कितनी है? सर यहाँ पे एफ ही अकेला है, इसका मतलब एक परमाणु है। बिल्कुल सर एक परमाणु है। इनटू आपका मोल कितना है? सर यहाँ पे 2 मोल दे रखा है, तो 1 × 2 का मान आ गया आपका 2 आ गया। आगे देखो ऑप्शन बी, बी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? सर बी ऑप्शन में आपका मोल कितना है? सर 0.1 है। तो अणु में परमाणु की संख्या कितनी है? सर सल्फर अकेला है, बिल्कुल आपका सल्फर अकेला है। 1 × मोल कितना है? सर 0.1 है, 0.1, इसका मान कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। आगे देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 18 ग्राम H2O दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको 18 ग्राम को आप H2O को मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल कैसे निकालोगे? सर सी ऑप्शन में मोल कैसे निकालोगे? सर मोल निकालेंगे भार बटा अणुभार से, भार बटा अणुभार। देखो ए और बी ऑप्शन इसमें आपको मोल दिया हुआ है, ये देखो मोल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ग्राम दिया हुआ है। ग्राम का मतलब आपको भार दिया हुआ है। अब H2O का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है और आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन यानी 2 हो गया, 2 + 16 18 आपका क्या आ गया? H2O का मोल भार आ गया, या अणुभार बोल दो जिसको। अब भार कितना दिया हुआ है? सर 18 ग्राम दिया हुआ है। मुझे पता है अणुभार भी इसका कितना होता है? 18 होता है। इसका मतलब 1 मोल है। इसका मीनिंग क्या है? 1 मोल H2O है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मोल में लिखोगे 1 मोल H2O, 1 मोल H2O। अब देखो हमें पता है अणु में परमाणुओं की संख्या, H2O कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है? सर 1 आपका ऑक्सीजन परमाणु है, 2 आपके हाइड्रोजन परमाणु, टोटल कितने परमाणु हो गए? सर 3 परमाणु हो गए, 3 इंटू मोल कितने हैं? सर 1 मोल है, इंटू 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। आगे देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सर डी ऑप्शन को दोबारा देखो, डी ऑप्शन में भी आपको 0.44 ग्राम दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल सर। आपको भार दिया हुआ है, कितना भार है? 0.44 अपॉन अणुभार कितना है? सर CO2 का अणुभार कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, 1 कार्बन का 12 हो गया, 32 और 12 कितना आ गया? 44 आ गया। जब आप इसको 44 से डिवाइड करोगे तो 0.44 अपॉन 44, जब आप इसको हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाए। 1/100 को अपन बोलोगे 0.01, क्या बोलोगे? 0.01। इसका मतलब इसमें आप क्या देखोगे? अणु में परमाणुओं की संख्या। सर CO2 में कितने परमाणु है? सर कार्बन अकेला है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, टोटल कितने परमाणु हो गए? आप बोलोगे सर 3 परमाणु है। कितने परमाणु हो गए? आप बोलोगे सर 3 परमाणु है। इनटू मोल कितने हैं? सर आप बोलोगे 0.01 मोल है। इसका मान कितना आ जाएगा? सर 0.03 आ जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे किसका मान सबसे ज्यादा आएगा? सर सबसे ज्यादा ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे,
इसमें सबसे ज्यादा सी ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि इसका मान कितना है 3, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या आएगा, परमाणुओं की संख्या किस में आएगी, सी ऑप्शन में आएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से लगभग आपका फिक्स है, इस पैटर्न से आपका एक क्वेश्चन आएगा भाई, ये लगभग आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से फिक्स पैटर्न है, लगभग आपका आरपीएससी एक क्वेश्चन यहां से उठा लेती है। क्या टफ है, क्या टफ है क्या? अच्छा, ये आपको परमाणुओं की संख्या पूछा है, यदि आपका यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछ लिया जाता, बहुत दोनों ट्रिक है, देखो भाई आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे। यदि आपको परमाणुओं की संख्या पूछ लिया जाता है तो परमाणु की संख्या मेरे हिसाब से अब आप निकाल सकते हो। यदि आपको अणुओं की संख्या पूछता तो आपको क्या करना है, अणुओं की संख्या में क्या होता है, सीधा सीधा आप मोल देखोगे। क्यों? क्योंकि अणु तो आपका पूरा है, जिस CO2 आपका पूरा अणु है, वो एक अणु है। तो अणु यदि आपका पूछा होता, यदि आपको पूछ लिया जाता अणुओं की संख्या, तो आप क्या बोलोगे, सर अणुओं की संख्या इज प्रोपोर्शनल टू मोल के बराबर होती है। जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। यहां मोल किसके ज्यादा है, सर यहां सबसे ज्यादा मोल आपके ए ऑप्शन के हैं, तो अणुओं की संख्या पूछता तो आपका ए ऑप्शन आता। अणुओं की संख्या पूछता ए ऑप्शन आता, परमाणुओं की संख्या पूछिए तो आपका सी ऑप्शन आएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? अणुओं में क्या होगा, सर अणुओं में परमाणु तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो अणु पूछा हुआ है। अणु है अपना, अपने आप में जो CO2 है वो एक पूरा अणु है, H2 एक पूरा अणु है, तो हमें अणु यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा के लिए एक आएगा और इंटू मोल आएगा। एक इंटू मोल यानी मोल देखेंगे, जिसका मोल ज्यादा है उसमें अणुओं की संख्या भी ज्यादा है। ठीक है, आगे देखोगे, बहुत अच्छी चीजें आपको करवाई जा रही है। यदि आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। और सुभाष सर से आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। IIT बॉम्बे से पास आउट, 2 बार नेट JRF, इसके साथ साथ में 2 गवर्नमेंट जॉब का भी अपने पास अनुभव है। आपको ऐसी केमिस्ट्री करवा देगी, आरपीएससी में एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं दावा कर रहा हूं, जिसने भी हमारे से केमिस्ट्री पढ़ी है, एक सिंगल क्वेश्चन उनका बाहर नहीं जाएगा। आगे देखो भी 95 एस ब्लॉक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में पूछा हुआ है? एस ब्लॉक के बारे में। ऑक्साइड का स्थायित्व आपको ध्यान में रखना है, हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है। ऑक्साइड का सबसे ज्यादा स्थायित्व आएगा, फिर आपका पर ऑक्साइड का आएगा, फिर आपका सुपर ऑक्साइड आएगा। जब आप सरकार में जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आप बोलोगे सर मुझे ओपीएस दो, ओल्ड पेंशन स्कीम दो। इसके लिए आप बहुत बड़ा एक जन आंदोलन हुआ था, जो कर्मचारी वर्ग थे अपना राजस्थान सरकार में, और उनकी वजह से गहलोत सरकार ने हमें ओपीएस देके गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि यदि आपको ऑक्साइड की स्टेबिलिटी पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर ओपीएस होती है। ओपीएस का मतलब यहाँ पे ऑक्साइड होता है यानी O2-, पर ऑक्साइड होता है यानी O2-, और सुपर ऑक्साइड होता है यानी O2-। तो आपको क्या बोल दिया जाए, एस ब्लॉक में ऑक्साइडों का स्थायित्व का क्रम क्या होगा, तो आप बोलोगे ओपीएस होगा। ठीक है, ओपीएस। आगे देखो, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में Li सूक्ष्म वायु में ऑक्साइड व नाइट्राइट देता है, जबकि अन्य तत्व कल ऑक्साइड देते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो लिथियम क्या करता है, लिथियम जैसे ही वायु के साथ में रिएक्शन करेगा, H2O के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करेगा, Li2O भी देगा, और वायु के अंदर कुछ न कुछ नाइट्रोजन भी होती है, सॉरी यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 है, तो कुछ न कुछ उसमें N2 भी आएगी, तो वो क्या देगा, लिथियम नाइट्राइट देगा। बाकी सभी क्या देंगे, केवल और केवल ऑक्साइड देंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका लिथियम होता है वो आपको ऑक्साइड प्लस नाइट्राइट दोनों देते हैं, बाकी सभी क्या करते हैं, केवल और केवल आपके ऑक्साइड देते हैं। इसके अलावा जल योजित त्रिज्या का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। जल योजित त्रिज्या आपकी उल्टी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जल योजित त्रिज्या होती है ना, क्यों होती है वो मैं आपको रीजन बता दूंगा। जल योजित त्रिज्या आपकी जो नॉर्मल त्रिज्या होती है उसकी उल्टी चलती है भाई। देखो उसकी उल्टी क्यों चलती है, कि जिसका आकार कम होगा उसमें जल ज्यादा जुड़ेंगे, जिसका आकार कम होगा उसमें क्या होगा, जल दूर दूर से आके इसमें जुड़ जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा आकार ले लेगा, उसको बोलेंगे जल योजित त्रिज्या। तो जैसे नॉर्मल आकार है जिसकी नॉर्मल त्रिज्या कम है, उसमें जल के अणु ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा जुड़ने की वजह से जल योजन हो जाएगा, उसको जल योजन होने के बाद में उसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जल योजित त्रिज्या होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल त्रिज्या के। आप देखो नीचे जाओगे, ली ना की रब से नीचे जाने पे क्या होता है, त्रिज्या कम होती है आपकी, नीचे जाने पे त्रिज्या कम होती है। त्रिज्या कम होगी तो आप बोलोगे जल योजित त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या कम होगी तो आप बोलोगे सर जल योजित त्रिज्या बढ़ेगी। ये लोग जल योजित त्रिज्या, सॉरी नीचे जाने पे त्रिज्या बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर जल योजित त्रिज्या कम होगी। क्या होगी भाई, जल योजित त्रिज्या आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा जल योजित त्रिज्या किसकी होगी, लिथियम की होगी। देखो ये रही आप, लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या ये बातें समझ में आई क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
जल योजित त्रिज्या आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? त्रिज्या की, नॉर्मल त्रिज्या होती है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखो भाई 96, आगे आपका क्वेश्चन आ गया 96। 96 में देखो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने वाले संक्रमण तत्व आपको सीधा सीधा याद रखना है, ओस्मियम और रुथीनियम। OS एंड RU +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पूरी आपकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें केवल 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, OS और RU। सीधा सीधा आपको याद रखना है। आगे देखो ZN, CD और HG, मुझे पता है सर ये क्या होते हैं? असंक्रमण तत्व होते हैं। ये जरूर डी ब्लॉक में आते हैं लेकिन इसको बोलते हैं क्या? असंक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्ष से पूरा भरा होता है। तो ये बोला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सर इसका क्या आएगा? N-1 D10S2। बिल्कुल सही बात है, इनका डी पूरा भरा होगा, एस भी आपका पूरा भरा होगा, तो N-1 D10S2 आता है। आगे देखो Fe+ और Mn+2, Fe+2 Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण। देखो Fe+2 का मतलब क्या होगा सर? Fe आता है 26 पे, 26 में से 2 कम कर दो, 26 में से आप 2 कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी सर? 24। 24 माइनस, हमें पता है सर आर्गन कितना होता है? 24 माइनस 18 आर्गन का होता है, 18 कम करेंगे तो इसमें आपका 6 आ जाएगा। हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने डी ऑर्बिटल में। ये इसका E6 का मतलब D6 हो गया। अब देखो सर 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। तो म्यू हमें पता है सर, म्यू का मान क्या होता है? रूट के अंदर n इंटू n+2। जब आप इसको 4 इंटू 4 + 2 6, 24, 24 का रूट होता है सर लगभग 4.9 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा सर? इसके लिए आपका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आ जाएगा? 4.9 आ जाएगा। उसके बाद में आपको दिया हुआ है Mn+2। सर Mn क्या होता है? Mn+2, Mn का परमाणु क्रमांक 25, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दो, 23, 23 माइनस 18, आर्गन का 18 कर दो, 23 माइनस 18 कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 5 आ जाएगी। सीधी सीधी आपको क्या है? D5, यहाँ पे आएगा D5 आप भरोगे तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 दिखेंगे। ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 दिखेंगे तो म्यू आप लिखोगे सर 5 इंटू 5 + 2 यानी 7 है, तो 5 इंटू 7 35, 35 का रूट देखोगे तो 5.9 के करीब आ जाएगा, यानी 4.9 और 5.9 दिखेगी। ये सर 4.9 और 5.9 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। कितना अच्छे क्वेश्चन है, कितने शानदार क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए यदि आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिए, एक एक इनका वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से समझ लिया, फिर आपका लगभग जो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, आगे देखो 97, क्यूरियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यूरियम आयन किस में आता है। तो आप जब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा क्यूरियम आयन आपका एक्टिनोइड्स होता है। और एक्टिनोइड्स की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, एक्टिनोइड्स की मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो भाई एक्टिनोइड्स की क्या ट्रिक होती है? एक्टिनोइड्स की क्या ट्रिक होती है? था पा यू नेपाली आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे मत फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, नाश्ता लाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाश्ता लाओ। एक सेकंड के लिए, एक अपने एलिमेंट कौन सा है? नाश्ता, मैडम ऐसे मत फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये लो भाई, ये आपका है। था पा यू नेपाली आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे मत फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्टिनोइड सीरीज है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? जब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो इसमें 1 5 और 8 नहीं आएगा। 1 5 और 8 को नहीं भरना है, 1 5 और 8 को नहीं भरना है। एक सेकंड के लिए, अब मेरे हिसाब से आपको नहीं दिख रहा तो इसमें देख लो, 1 5 और 8 को नहीं भरना है इसमें। तो देखो इसमें आप भरोगे, मुझे 1 को नहीं भरना है, बिल्कुल सर, तो इसमें भरोगे आप D2, सीधा D2S2 भरोगे। फिर आपको क्या करना है सर? F2 आएगा, D1S2 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? F3 D1S2 आएगा, फिर आपका F4 D1S2 आएगा। फिर आपको 5 नहीं भरना, सीधा आप क्या भरोगे सर? 5 नहीं भर के हम क्या भरेंगे? 6 भरेंगे। 4 5 6 7 है, अब हम 6 भरेंगे और S2 भरेंगे। फिर हम क्या भरेंगे सर? हम 7 भरेंगे और S2 भरेंगे। फिर हम क्या भरेंगे सर? 7 भरेंगे, D1S2 भरेंगे। फिर हम 8 नहीं भरेंगे तो सर क्या भरेंगे? सीधा 9 भरेंगे, S2 भरेंगे। ठीक है,
फिर हम सर 10 भरेंगे H2 भरेंगे, 11 भरेंगे H2 भरेंगे, 12 भरेंगे H2 भरेंगे, 13 भरेंगे H2 भरेंगे, 14 H2, फिर 14 D1H2। ये लो भाई, कितना सिंपल तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करवा दिया। आपको 1 5 8 नहीं भरना, इसमें पूरे में आपको क्या नहीं करना, 1 5 8 नहीं भरना। अब आपको पूछा क्यूरियम आइन Cm+3, देखो क्यूरियम ये रहा सर, ये रहा, तो क्यूरियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सर, क्यूरियम का आपका आ गया F7D1S2। तो क्यूरियम +3 का क्या आएगा सर, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो सर, ये 2 है, ये 1 है, ये चले जाएंगे, आपके पीछे क्या बच जाएगा, D7 बच जाएगा। तो इसका जो विन्यास क्या आएगा सर, F7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F7 आ जाएगा। आगे देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, F7 आ जाएगा। ये लो भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा आपका F7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, F7 आ जाएगा। आगे देखो F7 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो 98, मेरे हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। फ्लोरीन प्रदर्शित करता है केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। मैंने जब आपको हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये केवल -1 शो करेगा। ये आपका -1 भी शो करेगा और प्लस में भी शो करेगा, +1 और +3 तक जाएगा। ये आपका -1 +1 +3 और +5 जाएगा सर। ये आपका -1, ये आपका -1 +1 +3 +5 और +7 शो करता है। ये आपका ये केवल और केवल आपका -1 शो करेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों शो करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने पास में खींच के रखूंगा, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, प्लस नहीं आ पाएगी। इस वजह से फ्लोरीन क्या करता है, केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। आगे देखो ये बोल रहा है अन्य हाइड्रोजन ऋणात्मक और धनात्मक कई प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करता है क्या, बिल्कुल। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही बात है। और इसकी एकदम सही स्टिक व्याख्या भी कर रहा है, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और इसकी प्रॉपर तरीके से आपकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। यहां से इस टाइप के क्वेश्चन भी आरपीसी खूब सारी पूछती है। अकार्बनिक बेंजीन एज इट इज आपको याद रखना है, बोराजीन, बोराजोल, देखो 3 नाम होते हैं, अकार्बनिक बेंजीन, बोराजीन, बोराजोल, इनका फॉर्मूला होता है B3N3H6। B3N3H6 आपको एज इट इज याद रखना है। कि क्या याद रखना है, अकार्बनिक बेंजीन, बोराजीन और बोराजोल का एज इट इज आपको याद रखना है B3N3H6। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। द्रव अमोनिया में क्षार धातु से बना विलयन प्रतिचुंबकीय होता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहा है। हमें पता है कि सर Li + NH3 के साथ में जब आप मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा सर, NiNH3 X बना लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन NH3 X बना लेगा। ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी वजह से क्या आएगा, नीला कलर आता है। इसकी वजह से क्या आता है, नीला कलर आता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा सर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अनुचुंबकीय होता है। और ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है प्रतिचुंबकीय होता है, जो कि गलत है भाई। आगे देखो बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल आपका एक क्षार के होता है, जबकि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल आपका क्या होता है, त्रिक्षार के होता है। बिल्कुल सही बात है, आपको याद रखना है बोरिक, बोरिक से क्या याद रखोगे, एक अम्लीय। बोरिक आपका एक अम्लीय होता है, ठीक है। और जो ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है वो कितना होता है, त्रिअम्लीय होता है। अब कैसे हुआ, देखो भाई एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई H3BO3 है, H3BO3 ये जल के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा सर, ये आपका BOH की होल पावर 4- बनाएगा और प्लस H+ बनाएगा। तो इसका मतलब ये कितने H+ देगा, केवल एक H+ देगा। इसको बोलते हैं एकल क्षारीय, एक क्षारीय। H+ की संख्या कितनी है, 1 होगा। और इसी प्रकार H3PO4 है सर, ये जब टूटेगा तो आपको 3H+ प्लस PO4- में टूटेगा, PO4 3 H+ दे रहा है, तो आप बोलोगे सर त्रिक्षारीय है। आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, 3H+ प्लस BO3 3-, नहीं ऐसे नहीं तोड़ना, आपको हमेशा ऐसे तोड़ना है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, जल से H+ लेता है, जल से OH- लेता है और जल का H+ क्या करता है, फ्री करता है। इस वजह से इसको बोलते हैं एकल क्षारीय। याद रखना है भी ऑर्थोबोरिक एसिड,
बोरी का मतलब आप बोरी एक, आप क्या बोलते हो बोरी कितने लेके आएंगे सर, बोरी एक लेके आते हैं भाई, एक बोरी आपको याद रखना है। बोरी से क्या याद रखना है, एक याद रखना है। इसके अलावा बाकी सभी में क्या कंसेप्ट लगेगा, बाकी सभी में जितने H प्लस है वो उसी के हिसाब से टूटेंगे। यहाँ 3 H प्लस है तो ये त्रिचार्की होगा। लेकिन और तो बोरिक, आपको बोरिक एसिड में क्या याद रखना है सर, बोरी से मुझे याद रहता है कि एक ही बोरी मेरे को लेके आनी है। जब आप देखते होंगे गांव वगैरह में अपने बोरी लेके आते थे, जब अपने घर वाले छोटे थे, अपने बोलते चीनी की बोरी ले आना, चीनी यानी खांड की बोरी ले आना। तो कितनी बोरी आती है, एक बोरी आएगी। एक बोरी आपको याद रखना है। तो बोरिक एसिड से कितनी याद रखना है आपको, एक बोरी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक आपको याद रहेगी जीवन भर। बोरिक एसिड कितना होगा, एक क्षारकीय होगा, और H3PO4 कितना होगा आपका, त्रिक्षारकीय होगा। आगे देखो H2S2O8 मार्शल एसिड होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। और H2SO5 केरो अम्ल होता है क्या, बिल्कुल। इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। यदि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहाँ सल्फर है, सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, जो सल्फर के बाइतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होगी। सल्फर के बाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा आ जाएगी तो उसमें क्या आएगा सर, उसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है। यदि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज्यादा आ जाए तो आप बोलोगे सर उसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। अब देखो H2S2O8, इसमें आप लिखो एक बार तो देखोगे सर +2 माइनस 16 बराबर 0, 2x माइनस 14 बराबर 0। आप बोलोगे सर x बराबर +7 आ जाएगी। तो यानी आपकी आनी कितनी चाहिए थी, 6 आनी चाहिए थी। आ कितनी रही है सर, 7 आ रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है तो आप उसको क्या बोलोगे सर, वो आपका उसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। इसी प्रकार H2SO5 है, इसकी आप सोल्व करोगे तो सर इसकी वैल्यू आएगी +8। आनी कितनी चाहिए थी, 6 आ रही है, लेकिन आएगी आर कितनी रही है सर, 8 आ रही है। इसका मतलब आपकी 6 से ज्यादा आ रही है तो उसमें क्या पाया जाएगा, पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या पाया जाएगा, पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। आगे देखो 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। अरे सॉरी, 100 नंबर में देखो 4 मोल ए और 4 मोल बी के मिलाए जाने पर अभिक्रिया के लिए साम्य पर सी और डी के 2 मोल बनते हैं। सी और डी के कितने बन रहे हैं, 2-2 मोल बन रहे हैं। ए और बी के 4-4 मिलाने पे सी और डी के 2-2 बन रहे हैं। तो ये बोल रहा है साम्य स्थिरांक का मान कितना होगा। लो भाई करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। ये तो मेरे हिसाब से ज्यादा टफ ही नहीं है। देखो ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। इसके कितने मोल है सर, 4 मोल। इसके भी कितने हैं, 4 मोल। जब साम्य होगा तो सर ये 4 माइनस एक्स रहेगा, ये सर 4 माइनस एक्स रहेगा। इसके मोल एक्स बनेंगे और इसके भी मोल एक्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि सभी में इसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1-1 है। ठीक है, अब देखो भाई ये बोल रहा है साम्य पर सर सी और डी के मोल कितने हैं, 2-2 है। इसका मतलब x का मान कितना है सर, x का मान 2 है। यहाँ पे भी x का मान 2 है, इसलिए हमें ये पता चल गया सर x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। जब मैं 2 रखूंगा तो 4 माइनस 2 कितना आएगा सर, 2। ये भी कितना आएगा, 2। ये भी कितना आएगा, 2। ये भी आएगा 2। ये आपके साम्य पे हो गया। ये किस पे हो गया, साम्य पे हो गया। तो आप कैसी का कैसे निकालोगे सर मान, तो कैसी का मान आएगा सर, सी के मोल 2, डी के मोल सर 2 अपॉन ए के मोल सर 2, बी के मोल 2। आप इसको सोल्व करोगे तो कैसी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये बात टफ है क्या, क्या ये आपकी टफ है क्या। कितने मिनट हो गए अपने को, 58 मिनट हो गए। थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन एक एक चीज आपको इतनी अच्छे से करवा दूंगा जीवन भर आप याद रखोगे। आगे देखो CaF2 की विलीयता आपको इतनी दी हुई है, KSP का मान पूछा हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, विलीयता यानी S का मान दिया हुआ है, KSP पूछा हुआ है। देखो CaF2 ठीक है, मुझे पता है सर AXBY दिया होता है, उसके लिए KSP का मान होता है x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। ये हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ कैल्शियम 1 है यानी x के मान 1 है, y का मान 2 है। सर KSP जब इस फॉर्मूले में रखूंगा 1 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, s की पावर में 1 + 2 यानी 3, तो ये आ जाएगा सर 4s3। KSP का मान कितना आ जाएगा, 4s3। s का मान कितना दिया हुआ सर, s का मान दिया 2 × 10⁻⁴। तो KSP का मान कितना आ जाएगा सर, 4 × 2 × 10⁻⁴ का क्यूब आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 × 4 आपका 32 आएगा, × 10⁻12 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3.2 × 10⁻11, 3.2 × 10⁻11। डी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। ये देखो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आरपीएससी खूब पूछती है।
AXBY का KSP निकालने का फॉर्मूला एज इट इज पूछा हुआ आरपीएससी का, ये आपको एज इट इज याद रखना है। x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। इसके बाद में आपको कंपैरिजन किया, KSP की वैल्यू 4s क्यूब आ गई, s का मान आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्ट क्या करोगे KSP निकाल लोगे। आगे देखो भाई 102 में आपको पूछा हुआ है 0.001 मोलर ऑफ BaOH2 की विलियन की पीएच कितनी होगी। देखो BaOH2 है, सबसे पहले BaOH2 के आप तोड़ लिया करोगे, BaOH2 को तोड़ लिया करो, कैसे टूटेगा Ba2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2OH माइनस। अब देखो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है सर 0.001, जब ये जाएगा तो ये भी कितना बनाएगा सर 0.001, ये 2 गुना बनाएगा यानी 2 इंटू 0.001 कितना बना देगा 0.002 बना देगा। तो हमें पता है सर OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी होगी सर 0.002, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो सर पीओएच कितनी आएगी सर पीओएच आएगी माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो देखो सर माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग को सर log को ये आएगा पर log a इंटू बी, तो देखो माइनस के अंदर सर log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर माइनस 3, log a इंटू बी को मैंने तोड़ दिया log a प्लस log b, ये सर माइनस 12 आएगा। log 2 का मान होता है 0.30 प्लस हमें पता है सर log 10 की पावर माइनस x कुछ भी आ जाए तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस x का मतलब माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, आप इसको सोल्व करो माइनस 3, ये प्लस में 0.30 यानी माइनस के अंदर 2.7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.7। ये किसकी वैल्यू है सर पीओएच की वैल्यू है, ये पीओएच की वैल्यू है। तो मुझे ये पता है सर पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है 14 होता है, तो पीएच कितना आ जाएगा सर 14 माइनस पीओएच, यानी 14 माइनस आपका कितना आ जाएगा 2.7। तो आप सोल्व करके इसको आंसर निकाल लोगे 11.3। बताओ भाई 11.3 क्या टफ है क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको इस टाइप का कुछ दिया हुआ हो, या तो आप ऐसे निकाल लिया करो या आप नॉर्मलिटी निकालनी है आपको, तो आप ऐसे मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, आपको ये जितनी OH माइनस जितने यहाँ पे OH दिए हुए हैं सर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चाहे आप ऐसे तोड़ के निकाल लिया करो, चाहे आप नॉर्मलिटी ऐसे निकाल लिया करो, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से। देखो सर मोलरिटी आपको दी है 0.001, एन फैक्टर आपको 2 दिया हुआ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी समान आएगी। कैसे भी आपको चाहे तोड़ के निकालो, चाहे आप नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर लगाओ, मेरे हिसाब से ये तोड़ने वाला कंसेप्ट ज्यादा इजी है। ये एक है, ये एक है, ये कितने में टूटेगा सर 2 में टूटेगा, ये 0.001 है तो ये सर 2 इंटू 0.001 आएगी, और यहां से क्या आएगी सर OH की कंसेंट्रेशन आ गई, फिर POH निकाल लिया, फिर ऐसे करके आपका पीएच निकाल लोगे। ये मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया। आगे देखो 103 में लिखा हुआ है निम्न में से धनावेशित सोल को पहचान कीजिए। धनावेशित मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं, जितने भी आपके ऑक्साइड होते हैं वो सारे सारे धनावेशित होंगे। इसके अलावा आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका क्या होता है धनावेशित सोल होते हैं। जो सल्फाइड होते हैं वो सारे सारे आपके क्या होते हैं ऋण आवेशित होते हैं। जो सल्फाइड होते हैं वो सारे सारे आपके क्या होंगे ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो सर Al2O3 ऑक्साइड है तो धनावेशित होगा। स्टार्च क्या होता है सर, स्टार्च आपका ऋण आवेशित होगा, ये ध्यान में रखना है। स्टार्च आपका क्या होगा, स्टार्च आपका ऋण आवेशित होगा। हीमोग्लोबिन आपका क्या होगा, आपका धनावेशित होगा, ठीक है। TiO2 का मतलब ऑक्साइड है सर, ये भी आपका क्या होगा धनावेशित होगा। इसके साथ साथ में CDS मतलब सल्फाइड आ गया तो ये आपका सर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव कौन कौन से हैं सर, A आपका पॉजिटिव है, C आपका पॉजिटिव है, D आपका पॉजिटिव है। इसका आंसर आ जाएगा ACD, क्या आ जाएगा A, C और D। आगे देखो कोहरा निम्न कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। कोहरा किसने, कोहरा आप देखोगे तो आपको सारी तरफ गैस दिखेगी, उसमें कुछ लिक्विड होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे कोहरा बोलते हैं। तो गैस में लिक्विड यानी गैस में द्रव, ये कोहरे का एग्जांपल है। आप देखोगे नॉर्मल आपको कोहरा कैसा दिखेगा, पूरी जगह आपका क्या गैस ही गैस भरी हुई है, उसमें कुछ जगह आपका लिक्विड होगा, तो उसको आप बोलोगे कोहरा। अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन NiNS3 की होल पावर 6 की 2+ के बारे में असत्य कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार लगा लो, इसके भी स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट। अभी कौन सा है NiNS3 6 2+, लो भाई इसको मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। सिर्फ आपको 2 कॉम्प्लेक्स याद रखने जिनमें अपवाद होते हैं, दोनों आपके एनसीईआरटी में। आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है COOX की होल थ्राइस 3-, एक आपको याद रखना है NiNS3 6 2+। देखो यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट के साथ में OX आ जाए तो यहाँ अपवाद है। यहाँ पे हमें पता है कि सर ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर क्या होते हैं, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा रखा है। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और
ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या ये बातें सही है क्या? तो यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, ये वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। देखो होना क्या चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन ये अपवाद आपको याद रखना है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार NH3 में क्या है सर, नाइट्रोजन डोनर है। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन डोनर है। नाइट्रोजन डोनर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा सर, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करना है। अब देखो NH3 6 2+, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, NH3 न्यूट्रल होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी, तो Na की सीधी सीधी क्या आ जाएगी, Na+2 आ जाएगा, Na+2। Na+2 का मतलब हो गया सर, Na आपका कितना होता है, 28 होता है। 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन आप कम कर दो तो आप बोलोगे सर 26, 26 में से आप 18 आर्गन की कम करोगे तो आपके D कितना आ जाएगा, D8 आ जाएगा, D8 आ जाएगा। अब D8 को आप भरो भाई, D8 को आप भरो, वीक फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल सर वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे भरा जाएगा। फिर ये आपका S आ जाएगा, फिर ये आपका P आ जाएगा, फिर ये वापस आपका D आ जाएगा, ऐसे ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, इसका संकरण क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड के लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, वीक फील्ड लिगेंड है तो उसका संकरण क्या आता है, sp3d2 आता है। ये देखो भाई, इसका संकरण क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। तो यहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय, नहीं प्रतिचुंबकीय, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये बात ध्यान में रखना इंग्लिश में आपको, ठीक है। sp3d2 संकरण आ गया। अब देखो ये एक प्रतिचुंबकीय है क्या, ये एक आपका प्रतिचुंबकीय है क्या, नहीं सर ये अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। जबकि प्रतिचुंबकीय को क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। तो ये बात गलत है। उच्च स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्या, बिल्कुल। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं सर, वीक फील्ड लिगेंड हमेशा उच्च स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, क्योंकि इनमें पेयरिंग नहीं होती। जिनमें पेयरिंग नहीं होती, यहाँ कोई पेयरिंग नहीं हो रही, देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च स्पिन संकुल बोलते हैं। ये बात सही है। अष्टफल की संरचना है क्या, बिल्कुल सर sp3d2 इसकी संरचना है, अष्टफल की संरचना आएगी। फिर sp3d2 इसका संकरण है, बिल्कुल सर sp3d2 इसका संकरण है। और ये कैसा है सर, पैरामैग्नेटिक है, यानी आपका अनुचुंबकीय। ए ऑप्शन आपका इसमें गलत ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। आगे देखो 106, CONH3SO4, CONH3BrSO4 आपस में है, ये पूछा हुआ है। ये दोनों क्या है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक आपको ऐसा है, अच्छा थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, एक सेकंड के लिए देखो। अब देखो ये बोल रहा है, देखो CONH3SO4Br, एक बार आपने Br बाहर कर दिया, एक बार आपने क्या करा, Br अंदर लेके SO4 को बाहर कर दिया, यानी आयन का क्या करा रहे हो, एक्सचेंज करा रहे हो। आयन क्या करा रहे हो, आयन का एक्सचेंज करा रहे हो। तो इस प्रकार की समवेता को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर आयनन समवेता। क्या बोलेंगे, इस प्रकार की समवेता को बोलेंगे सर आयनन समवेता। इस प्रकार की समवेता को आयनन समवेता बोला जाता है। ये लो भाई, ठीक है, या ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखो यहाँ 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संकुल यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक है। हमें पूछा है चुंबकीय आघूर्ण। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको मैं बता देता हूँ एक बार। चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक पूछा भी, चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक पूछा, चुंबकीय आघूर्ण सर्वाधिक, ये मैक्सिमम पूछा है। और मैक्सिमम कब होता है, आपको याद रखना है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका म्यू ज्यादा होगा भाई। जिसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका आपका म्यू ज्यादा होगा। आपको क्या करना है, इनमें से अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होगा आप बोलोगे उसका म्यू ज्यादा होगा। देखो सबसे पहले आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। F- है, हेलोजन होते हैं, हेलोजन सारे क्या होंगे सर, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ये भी हेलोजन है सर, वीक फील्ड लिगेंड है। ये भी हेलोजन है सर, वीक फील्ड लिगेंड है। और ये मुझे पता है सर Cn- में कार्बन डोनर होता है, और कार्बन डोनर क्या होता है, SF स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो सर पहले के आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो CO+3 दिखेगा। 27 में से 3 के 24, 24 के 18, तो ये आप D6 भरना है आपको। आगे में कितना भरना है सर, Mn+3 है 22,
25 में से 3 के 22, 22 का मतलब 18 4 22 बनना है आपको। फिर आगे में क्या बनना है सर, आपको आगे Fe+3 है, Fe+3 का 26, 26 में से 3 के 26 में से 3 के 23, यानी आपको क्या बनना है आगे Fe+3 में D5 बनना है, D5 बनना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बनना है। आगे फिर वापस आपको Fe+3 है, यहाँ पे भी आपको D5 बनना है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड की तरह बनना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनना है भाई, इनको देखो D6 बनना है, वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, तो सर 1 2 3 4 5 और 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी सर, n बराबर 4 आ जाएगी। यहाँ पे सर 4 बनना है, ऐसे 1 2 3 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। यहाँ सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D5 बनना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3, 3 के बाद में पेयरिंग होगी, मैंने आपको कल ही बताया 3 के बाद में पेयरिंग होगी तो 4 और 5, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 1 आ जाएगी, और यहाँ पे सर 5 बननी है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बननी है, तो 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये बात सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है सर, यहाँ पे 5 है। जिसके अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा होगा। इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका आएगा सर, लास्ट ऑप्शन का आएगा, डी ऑप्शन का आएगा। ये लो भी, किसका आएगा सर, डी ऑप्शन का सबसे ज्यादा आएगा। ये लो, मेरे हिसाब से समझ में आ गया कैसे किया। आगे देखो 108, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक के लिए आप क्या लगाओगे, एरोमेटिक के लिए लगाएंगे फजान रूल, सॉरी एरोमेटिक के लिए कौन सा रूल लगता है, अकल्स का नियम लगता है, सॉरी अकल का नियम लगाते हैं। अकल के नियम में अपन क्या देखते हैं, एक तो आपका चक्रीय होना चाहिए, सभी कार्बन आपके sp2 होने चाहिए, इसके अलावा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो आपका एरोमेटिक होगा, और जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, देखो सभी चक्रीय है, सभी के सभी आपके sp2 कार्बन है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या होंगे, वो आपके एरोमेटिक होंगे। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है सर, यहाँ पे n बराबर 0 रखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा, n बराबर 1 रखो सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा, n बराबर 2 रखो सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा। कैसे, देखो यहाँ n बराबर 1 रखा तो 4 + 2 सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, n बराबर 2 रखा 4 × 2 8 + 2 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया। देखो भाई, ठीक है, आगे देखो ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जो पाई बॉन्ड होता है ना, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और एक नेगेटिव चार्ज में भी आपको पता होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज है उसमें भी आपका कितना होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ, एक आपका लोन पेयर हो या आपका नेगेटिव चार्ज हो, इनमें क्या होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें देखो सर 2 इसके हो गए, 2 इसके, 2 इसके, ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। सर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ 1 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तो ये सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। सर यहाँ पे 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके लोन पेयर हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। हमें क्या चाहिए सर, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे सारे एरोमेटिक है, इसमें ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। कौन सा एरोमेटिक नहीं है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक नहीं होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक नहीं होता है। ऐसे आपको सोल्व करना है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आगे देखो, निम्न में से कार्बोकेटाइन पर विचार कीजिए, और कार्बोकेटाइन की सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन आपको पता करना है। अब देखो ए ऑप्शन जब देखोगे ये आपका बी ऑप्शन है, बी आपको यहाँ पे कर दिया, ये आपका बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन को आप देखोगे तो सर यहाँ पे आपका CH3 CH और यहाँ CH3 आपका दूर जा रहा है, 1 और 2 कार्बन पे CH3, दूसरे कार्बन पे CH3 है। ठीक है, यहाँ आपका Cl है, मुझे पता है सर Cl तो -I प्रभाव लगाता है, ये -I लगाता है सर, ये +I लगाएगा, और ये भी आपका सर CH3 है +I लगाएगा। अब देखो सर -I वाला तो सबसे कम स्टेबल होगा, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी, इन दोनों में हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब देखो ए ऑप्शन में आपका जो +I है वो दूसरे कार्बन पे, एक और दूसरे कार्बन पे, जबकि यहाँ पे जो पहले कार्बन पे ही आपका +I लग रहा है। मुझे पता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे +I की आपकी जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, यानी 1 नंबर पे जो कार्बन पे जो CH3 ग्रुप है वह ज्यादा +I लगाएगा, 2 नंबर वाले कार्बन वाला इतना जितना 1 नंबर वाला लगाएगा उतना नहीं लगा पाता है। तो आप क्या बोलोगे सर, हम बोलेंगे कि ये वाला जो आपका CH3 है वो +I सबसे ज्यादा शो करने की वजह से ये जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सर, ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
बार बार क्या मैसेज आ रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 110 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य है। SN1 अभिक्रिया के लिए असत्य कथन पूछा हुआ है। SN1 का मतलब क्या है सर, यहाँ ये जो वन बता रहा है, ये वन आपको क्या बताएगा, जब आप देखोगे, जब अभिक्रिया का वेग देखोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, किस पे, जो एल्किल हैलाइड होता है उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप बोलोगे सर चरण फर्स्ट आपका क्या होता है, सबसे धीमा व उत्क्रमणीय स्टेप होता है, बिल्कुल। जब आप देखोगे कार्बोकेटाइन का बढ़ना, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, कार्बोकेटाइन का बढ़ना, और यही आपका क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है, इसी से ही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यहां से रेट डिसाइड होगी, तो ये बिल्कुल सही, सबसे धीमा पद होगा। अभिक्रिया का वेग एल्कली हैलाइड व नाभिक से दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ दोनों का मतलब क्या होगा, दो आएगा, यानी SN2 आने चाहिए। हमें क्या है, हमें सिर्फ SN1 के बारे में पूछा है, सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो SN1 में किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 देती है, बिल्कुल हमें पता है सर 3 डिग्री सबसे ज्यादा देगी, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, क्योंकि जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वह SN1 उतनी फास्ट देगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। SN1 अभिक्रिया में मुख्यतः आपका क्या बनता है, रेसेमिक उत्पाद बनता है, क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सर बनता है, सब कुछ मैंने करवा रखा है, रेसेमिक मिक्सर बनता है। जबकि SN2 में क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। SN1 में क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सर बनता है, जबकि SN2 का यदि पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे वाल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ये सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है, क्या बिल्कुल सही बात है, पोलर प्रोटिक में होती है। SN2 पोलर एप्रोटिक में होती है, SN1 पोलर प्रोटिक में होती है। SN2 का जो रेट पूछ लिया जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का होगा। SN1 में पूछ लिया जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगा। इसके अलावा SN1 का आपका जो प्रोडक्ट पूछ लिया जाए रेसेमिक मिक्सर आएगा। SN2 का यदि आपको प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो वाल्डन इन्वर्जन आता है। इसके साथ साथ में यदि अभिक्रिया का वेग पूछ लिया जाए तो SN2 में आपका एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों पे डिपेंड करेगा, जबकि SN1 में ओनली आपका एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। ये आपको मैंने दोनों का डिफरेंशिएशन बता दिया, यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आगे देखो 111, SN1 अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम क्रियाशील है। मुझे पता है कि SN1 अभिक्रिया किसके लिए ज्यादा होगी, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उसकी SN1 अभिक्रिया ज्यादा देता है। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वह SN1 अभिक्रिया ज्यादा देगा। हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है, तो SN1 की रिएक्टिविटी कैसे होती है, प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ये लो भाई, SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो C6H5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं C6H5, ये लो सर CH आ गया, और इस पे आपका ये बोल रहा है CH3 आ गया, और यहाँ पे आपका Br आ गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो सर C6H5, ये लो C6H5, ये देखो सर C आ गया, फिर ये बोल रहा है CH3 आ गया, फिर ये बोल रहा है वापस सर PH आ गया, और यहाँ पे Br आ गया। फिर ऑप्शन नंबर 3 देखो सर, ये देख रहा है C6H5, ये लो C6H5, ये सर आपका CH आ गया, फिर आपका PH आ गया, फिर आपका Br आ गया। फोर्थ ऑप्शन देखो सर C6H5, ये लो C6H5, फिर ये आपको CH2, ये लो CH2, और ये आपका आ गया Br। अब हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। सर मुझे Br हटाना है, बिल्कुल Br हटा के मैं क्या करूंगा, कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, Br हटा के कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, Br हटा के कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। ये लो, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, और यहाँ कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है सर, देखो यहाँ दो तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ CH3 का प्लस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा सर, 2 सबसे ज्यादा होगा। फिर देखो सर 3 में देखोगे सर दो तरीके से रेजोनेंस लग रहा है, बिल्कुल यहाँ प्लस आई की वजह से ज्यादा हो रहा है, यहाँ प्लस आई नहीं लग रहा, तो ये 2 से कम स्टेबल होगा, लेकिन इन दोनों से ज्यादा होगा। सर इन दोनों में क्या, सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो आपका प्लस M लगा रहा है, PS ग्रुप, इसमें CH3 आपका है तो ये प्लस आई लगाएगा, इसमें कोई CH3 नहीं है तो ये कोई आपका प्लस आई नहीं लगा रहा, तो सबसे कम स्टेबल होगा, तो इसके बाद 1 नंबर आएगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा आएगा आपका, 4 नंबर आएगा, 4 नंबर। और हमें क्या पूछा हुआ है, हमें सबसे न्यूनतम पूछा हुआ है, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका सबसे न्यूनतम आएगा।
4 नंबर ऑप्शन आपका सबसे न्यूनतम आएगा। SN1 की क्रियाशीलता आप कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वह SN1 सबसे ज्यादा शो करेगा। आगे देखो वी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया में प्रोपेन पूछा हुआ है, प्रोपेन को बनाना है। यदि आपको प्रोपेन को बनाना है तो एक एक्स्ट्रा कार्बन आपको लेके चलना पड़ेगा, तो यानी प्रोपेन के बाद में आता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेनोइक एसिड आपसे, ब्यूटेनोइक एसिड से आप क्या करोगे, हमेशा आपको याद होना चाहिए कोल्बे आपका होता है, जो कोल्बे वाली रिएक्शन होती है जिसमें वी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी एक कार्बन कम हो जाता है CO2 के रूप में, तो उसमें क्या होता है एक कार्बन आप ज्यादा लेके चलोगे तब एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होगा। तो यदि आपको प्रोपेन बनाना है तो आपको ब्यूटेनोइक एसिड लेके चलना पड़ेगा। आगे देखो कोल्बे अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन और CO2 किस इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होता है? तो यहां आपको एक याद रखना, एनोड होता है ना, एनोड पे आपको ए से एनोड, ए से आपको एल्केन, ये ध्यान में रखना है। और कैथोड पे आपको क्या होता है सर? कैथोड पे आपकी H2 गैस प्राप्त होती है भाई, ये लो भाई, एनोड आपका एल्केन पे प्राप्त होगा, कैथोड पे आपका H2 गैस प्राप्त होती है। हमें पूछा हुआ है एल्केन तथा CO2, यानी एल्केन और CO2 एक साथ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किस पे प्राप्त होगा सर? ये आपका एनोड पे प्राप्त होगा, ए ऑप्शन आएगा। ये किस पे प्राप्त होगा? तो ये आप बोलोगे सर एनोड पे प्राप्त होगा, ये लो भाई। आगे ये अपना लास्ट के इतने क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे और इसको फिनिश करेंगे 15-20 मिनट में। हाँ भाई आगे देखो, आपको दिया प्रोपाइन Hg2+ एक जगह आपको BH3 दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एक जगह आपको दिया हुआ है, पहली ऑप्शन, पहली आपकी रिएक्शन Hg2+ में ये होता है मार्कोनिकोव नियम लगेगा भाई, मार्कोनिकोव नियम लगेगा। और मार्कोनिकोव नियम में क्या होगा सर? यहां से मार्कोनिकोव नियम लगेगा और जिसमें आपका जो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, और OH वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। देखो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा सर C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH आ जाएगा, टोटोमेराइज होगा और ये क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये बना लेगा भाई, क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH3। आगे देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें आपका क्या लगाएगा सर? हम BH3 इसमें डालेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकोव नियम चलेगा, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा और इसमें उल्टा प्रोडक्ट बनता है सर CH3C, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ डबल बॉन्ड CHOH जुड़ेगा, इसको टोटोमेराइज होगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH लगेगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट। इसमें एल्केन, इसमें क्या बनता है? कीटोन बनता है, इसमें एल्डिहाइड बनेगा, इसमें कीटोन बनेगा, इसमें एल्डिहाइड बनेगा, इसके प्रोपेनॉन बोलते हैं, प्रोपेनॉन, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनेन। ये लो भाई, ये आपका एन आता है इसमें और इसमें आपका ओन आएगा, इतना सही है। तो पहले में आपका क्या बनेगा? प्रोपेनॉन और उसके बाद में प्रोपेनेल, यानी ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, मार्कोनिकोव नियम, एंटी मार्कोनिकोव नियम। मार्कोनिकोव नियम क्या बोलता है? जहां पे हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। अब देखो इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो मार्कोनिक ये बोलता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे OH लगेगा। एंटी मार्कोनिक को ये बोलते हैं यहाँ पे आपका H लगेगा और यहाँ पे आपका OH लगेगा। तो इसके हिसाब से दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। नेटवर्क ठोस का उदाहरण सीधा सीधा आपका NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेटवर्क ठोस का उदाहरण कैसा आ जाएगा? ALN आपका क्या है? नेटवर्क ठोस का उदाहरण है। आगे SiO2 भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे कोई भी आपका ग्रेफाइट हीरा, ऐसे जो आपको नेटवर्क के फॉर्म में होता है वो सारे क्या होंगे? नेटवर्क ठोस है, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड मिलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बॉन्ड मिला के कोई कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस। आगे देखो, प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय ताप 23.4 डिग्री पर एक गुब्बारे को 2 लीटर वायु से भरा गया। जब ये हिंद महासागर में पहुंचा तो वहां पे टेम्परेचर आपका इतना है, तो गुब्बारे का आयतन कितना होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले क्या करो आप? सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन करो आप, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ क्या करोगे? सबसे पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 23.4 है, 23.4 है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273, इसमें क्या जोड़ दोगे आप? 23.4 में आप ये देखो भाई 273 जोड़ दो, 273 प्लस 23.4 तो आप बोलोगे सर 0.46 और आपका 9 2 296.4 हो गया। तो यहाँ जो T1 है, T1 आपका कितना आएगा? T1 आपका सर 296.4 आ जाएगा। ये लो भाई, T1 आपका 296.4 आ गया। और V1 आपका कितना दिया हुआ है सर? उस टाइम आपका 2 लीटर दिया हुआ है। फिर T2 कितना हो गया सर? T2 आपका 26.1 है, तो यानी 273 प्लस 26.1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? 299.1 आ जाएगा। और यहाँ पे V2 आपको निकालना है,
तो मुझे ये पता है सर पीवी बराबर क्या होता है एन आर टी। टी कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा। V1 अपॉन V2 बराबर क्या आ जाएगा T1 अपॉन T2। V1 कितना है सर 2 है, V2 हमें निकालना है। T1 कितना है सर 296.4 है और T2 कितना है सर 299.1 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा V2 की वैल्यू 2.04। क्या आ जाएगा 2.0, ये वाला वैल्यू आ जाएगी 2.02, 4 नहीं 2.02 आएगी। ठीक, आगे देखो ए बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो गया। और इसमें आपको पूछा विलय के मोलर द्रव्यमान का मान ज्ञात करोगे। कैसे करोगे सर? सीधा सीधा आपको इतनी बार मैंने करवा दिया सॉल्यूशन चैप्टर में, अब तो मेरे हिसाब से आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। देखो टीएफ आपको पहले कितना दिया हुआ है, टीएफ नोट सर बॉइलिंग है ना, तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो टीबी नोट कितना है सर 353.23 और टीबी कितना है सर, टीबी आपका 354.11 है। डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा सर, इन दोनों का डिफरेंस 0.88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 0.88 इनका डिफरेंस आ जाएगा। फिर देखो फिर आपको क्या दिया हुआ है, हमें पता है सर डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा आयोडा इंटू केबी इंटू एम। अब बेंजीन के लिए आयोडा की वैल्यू 1 होती है सर, डेल्टा टीबी का मान कितना है 0.88 बराबर केबी का मान कितना है सर 2.53 इंटू एम का मान क्या होता है सर, एम का मान क्या होगा मोल बटा भार, किसमें केजी में। अब मोल कैसे निकालेंगे सर, हमें दिया हुआ है 1.80 ग्राम अवाष्पशील है, तो ये लो 1.80 ग्राम अपॉन इसका भार मान लेते हैं एक्स है इंटू भार किसका, सोलवेंट का भार केजी में। सोलवेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर 90 ग्राम सोलवेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 90 ग्राम सोलवेंट, ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 आएगा। यदि आपका केजी में दिया होता तो सीधा सीधा आएगा, ग्राम में दिया हुआ है तो 1000। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो बेंजीन का कितना दिया हुआ है, फिर आपका जो ये टीएफ नोट आ गया, टीबी नोट आ गया और ये आपका टीबी का मान कितना दिया हुआ 354.11, तो हमने यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया। फिर क्या दिया हुआ 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय है, यानी आपका अवाष्पशील विलय के मोल कैसे निकालोगे, विलय का भार बटा अणुभार। विलय का भार कितना दिया हुआ है 1.80 ग्राम, विलय का अणुभार हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। और विलायक क्या है यहाँ पे सर, विलायक आपका बेंजीन है तो घोलने पर 90 ग्राम बेंजीन है, 90 ग्राम बेंजीन दी हुई है, हमें केजी में निकालना है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो भाई x की वैल्यू आ जाएगी 2.53 इंटू 1.80 अपॉन 0.88 इंटू 90 इंटू 1000। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 57.5, लगभग आपका 58 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, लगभग आपका 58 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा 118 नंबर, आगे क्या दिया हुआ है 118 नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ और T4, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शून्य कोटि के लिए, तो आपको याद रखना है शून्य कोटि में क्या होता है, टी हाफ होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी 1/4 के होता है। शून्य कोटि में टी हाफ होता है वो 2 टाइम्स ऑफ टी 1/4 होता है, ये सीधा आपको याद रखना है। हालांकि शून्य कोटि से आप ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन ड्राइव करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे सीधा आपको याद रखना टी हाफ का मान 2 टाइम्स ऑफ टी 25 के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अभिक्रिया की दर के लिए टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर टक्कर आवृत्ति के सीधे समानुपाती होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। जितनी आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी आपकी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल सही है, तो आपकी दर का मान भी बढ़ेगा। एक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा, अभिक्रिया की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, बिल्कुल देखो आपने पढ़ा होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी ये ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए उसी को आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे। आगे देखो सी ऑप्शन आपका आरएनए समीकरण से है, आरएनए समीकरण आपको पता होनी चाहिए, मैं एक बार आपको बता देता हूं आरएनए समीकरण क्या होती है। देखो K बराबर होता है A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ln K बराबर क्या होगा, ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब आप क्या करो, इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो log K बराबर क्या आ जाएगा, log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये लो भाई, अब आपका जो ग्राफ है ये बोल रहा है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये रही माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये आपकी क्या आएगी, ढाल आएगी किसकी, log K वर्सेस टी की। ये देखो log K और ये आपका टी यहाँ पे नीचे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटू 1/t, बिल्कुल। तो ये आपका जो ग्राफ आएगा log K वर्सेज 1/t का जो ग्राफ आएगा उसमें आपकी स्लोप क्या आ जाएगी, ये वाली स्लोप आएगी भाई, 1/t का है
और ये बोल रहे हैं सर टी का है, टी का नहीं है। देखो 1/T नीचे आ रहा है तो यानी आपका टेम्परेचर नीचे आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है भाई, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, आगे देखो सेल अभिक्रिया के लिए ई सेल का मान है। बिल्कुल सिंपल से है, कितनी बार करवा दिया यूट्यूब पे मैंने आपको, जो पीवाई की सीरीज लेकर आया मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली, वहां पे भी ऐसे खूब सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको सीधा सीधा सही हो जाएगा। देखो कैसे, mg प्लस 2hg प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, mg2 प्लस प्लस 2hg। ठीक है, एच जी प्लस की कितने आ रहे हैं सर 0.001, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -4 लिख सकता हूँ। और ये क्या है सर, इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ। ई बराबर क्या होता है सर, ई बराबर ई नॉट -0.06 अपॉन एन का मान कितना है सर यहाँ पे 2। देखो एमजी से mg2 प्लस जा रहा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। लॉग ऑफ यहाँ क्या आएगा एनोड, प्रोडक्ट में क्या है सर mg2 प्लस। क्या हम Hg को काउंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि Hg में कोई आयन नहीं है, जब तक आयन नहीं है उसको काउंट नहीं करेंगे। अपॉन नीचे क्या आएगा सर, ये Mg नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ Hg काउंट करेंगे, तो ये आज आपका आ जाएगा Hg प्लस का स्क्वायर। ई नोट का मान कितना दिया हुआ है सर, आपका दिया हुआ 3.177 माइनस 0.03 आ जाएगा। लॉग ऑफ mg2 प्लस का मान कितना है सर 10 की पावर -2, hg प्लस का मान सर 10 की पावर -4 का स्क्वायर। आप ये आ जाएगा 10 की पावर -8 और ये आपके 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर में +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। देखो भाई ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.177 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -8, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा सर 10 की पावर में 6। लॉग ऑफ 10 की पावर में 6 क्या आएगा सर, लॉग ऑफ 10 की पावर में 6 कितना होता है, ये देखो 10 की पावर 6, तो log ऑफ 10 की पावर 6 1 - 7 -0.03, हमें पता है सर log ऑफ 10 की पावर 6 का मान होता है 6, तो ये इंटू 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.018 3.177 माइनस 0.018 यानी ये आपका 3.0 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.0। सीधा सीधा आपको सोल्व करना है, कुछ ही आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधा अंदर इक्वेशन लगानी है। E बराबर ई नोट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सीधे आप पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो 121 KCl के लिए 0.01 मोलर विलयन की आपको विशिष्ट चालकता यानी कप्पा का मान दिया हुआ है और विलयन की तुल्यांक की चालकता पूछी हुई है। हमें पता है तुल्यांक की चालकता कैसे निकालते हैं, देखो भाई सर मुझे पहले ये पता है कि लेमडा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1000 कप्पा अपॉन एन। एन कैसे लिखाएंगे सर, 1000 कप्पा अपॉन एन की जगह मैं लिख सकता हूँ मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, बिल्कुल सर। अब देखो आपको मोलरिटी दी हुई है 0.01, देखो KCl है, KCl के एन फैक्टर का मान कितना आएगा सर, यहाँ पे एन फैक्टर का मान 1 आएगा। KCl की एन फैक्टर का मान कितना आएगा, K प्लस और Cl माइनस है, यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या भी 1 है और नेगेटिव चार्ज की संख्या भी 1 है, एन फैक्टर का मान 1 आ जाएगा। m का मान आपको दिया हुआ है सर 0.01, ये देखो। उसके बाद में कप्पा का मान आपको कितना दिया हुआ है सर 0.0014, सीधा सीधा आप इसमें पुट करो 1000 कप्पा का मान सर 0.0014 अपॉन m का मान सर 0.01 इंटू 1, आप इसको सोल्व करोगे ये नीचे आएगा 10 की पावर में 4, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर में 2, नीचे आपका ये आ जाएगा 100, ये कैंसिल आउट होगा 100, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 140। कितनी वैल्यू आ जाएगी 140। आगे देखो भाई 122। अब अपने क्वेश्चन बचे हैं मात्र 8 क्वेश्चन, इसको सोल्व करने के बाद में अपना पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका सभी प्रकार के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आगे देखो फ्रुक्टोज का NaHG तथा जल से अपचयन कराने पर उत्पाद होता है, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। फ्रुक्टोज मैं आपको बता देता हूँ, फ्रुक्टोज में आपको क्या होता है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। फ्रुक्टोज में आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉर्बिटोल और मैनिटोल, सॉर्बिटोल और मैनिटोल। जबकि यही आपका ग्लूकोज आ जाए तो ग्लूकोज में आपका एक ही प्रोडक्ट मिलता है, सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल। ठीक है, अब आपने क्या पूछा है, फ्रुक्टोज पूछा है तो सॉर्बिटोल और मैनिटोल का मिश्रण मिलेगा। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आपका यहां से जो बायोमोलिक्यूल है लगभग जो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। देखो माल्टोज मैंने आपको याद करा रखा, माल, माल क्या होता है, जो बढ़िया चीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, माल। तो माल्टोज में क्या होगा, माल, माल यहाँ पे अपने बायोमोलिक्यूल में माल किसको बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज को बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे माल्टोज में, देखो यहां मैं बता देता हूं माल्टोज, सॉरी देखो माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये सर अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं,
माल बोलते हैं। दोनों यदि आपका एल्फा डी ग्लूकोज आ जाए तो मेन इकाई क्या ले गया, माल्टोज ले गया, इसको बोलेंगे माल। और ये इसमें जो लिंकेज आएगा वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। कैसे सर 1,4? इसका आपका C1 होगा और इसका आपका जो कार्बन होगा वो C4 कार्बन होगा। C1 और C4 के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका जो बायोमोलिक्यूल होते हैं इनमें दो जो आपका डाइसेकेराइड होता है उसके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। तो माल्टोज में कैसा है सर, माल का मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, और C1 C4 क्या पाया जाएगा, इसमें लिंकेज पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई लैक्टोज। तो देखो माल्टोज में ग्लूकोज इकाई क्या लिखा हुआ है, माल्टोज में ग्लूकोज इकाई के C1 और दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य एल्फा, बिल्कुल क्योंकि एल्फा डी ग्लूकोज है तो एल्फा ग्लाइकोसिडिक बन पाया जाता है। क्या बिल्कुल सही बात है क्या, बिल्कुल। आगे देखो लैक्टोज में आपको याद रखना है, लैक्टोज से ही आपको ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज याद रखना है। तो यहां मैं बता देता हूं आपको, इसको देख के ही आपको याद आना चाहिए, लैक्टोज से नाम से ही ग्लैक्टोज आता है। लैक्टोज है, लैक्टोज के नाम के जैसे ही आपका ग्लैक्टोज आता है तो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है बीटा डी ग्लैक्टोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है। क्या आता है, ग्लैक्टोज में आपका बीटा डी ग्लैक्टोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है। वही सेम बात, इसका C1 होगा, इसका C4 होगा। आप बोलोगे सर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और जिसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, बीटा। तो आप लिख सकते हो बीटा डी ग्लूकोज ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज के कारण इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। तो देखो भाई लैक्टोज में ग्लैक्टोज इकाई के C1 और ग्लूकोज इकाई का C4 के मध्य बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो सेलुलोज मुझे पता है सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है सर, सेलुलोज आपका मिलकर बना होता है ग्लूकोज से। सर ये किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज में भी बीटा डी ग्लूकोज। ये लो भाई, तो सेलुलोज के एक ग्लूकोज इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 के मध्य बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, माल्टोज माल यानी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, सुक्रोज सॉरी ये लास्ट में आपका क्या था, सेलुलोज आपको पता है बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और आपका लैक्टोज ये आपका ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसमें भी आपका अल्फा क्या होता है, इसमें आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, आगे देखो भाई निम्न में से किस बहुलक संरचना में फेनिल मतलब पीएच ग्रुप होता है। आगे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को आपको एक एक को पोस्टमार्टम करना है। देखो भाई बहुत शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन कराया। ब्यूना एन का मतलब क्या होगा सर, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एन का मतलब होगा एक्रिलोनाइट्राइल यानी एक्रिलोनाइट्राइल किसको बोलते हैं सर, CH डबल बॉन्ड CHN। ठीक है, CN इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, CN आएगा भैया, इसको बोलेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। और 1,3 ब्यूटाडाइंस का मतलब सर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। क्या इसमें कोई भी आपको पीएच ग्रुप दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा सर, यहाँ कोई पीएच ग्रुप नहीं है, तो ब्यूना एन में आपका कोई पीएच ग्रुप नहीं। प्राकृतिक रबड़ क्या होते हैं सर, आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ क्या होगा, आइसोप्रीन को क्या बोलेंगे, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइंस, 2-मेथिल 1,3 यानी C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये लोग CH3, इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रबड़, इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रबड़, 2-मेथिल होता है। फिर नाइलॉन 6 में क्या होगा सर, एडिपिक एसिड प्लस क्या होता है 2,4 हेक्सा क्या होता है, डाई मेथिल भाई। ठीक, इसमें हेक्सा क्या होगा, इसमें हेक्सामेथिल डाईएमीन आएगा, ठीक है, यानी एडिपिक एसिड। तो देखो COOH CH2 की होल पावर 4 COOH ये आपका एडिपिक एसिड आ गया, प्लस ये आपका क्या होगा, हेक्सामेथिल डाईएमीन आ जाएगा। इससे क्या मिलता है सर, इससे मिलकर आपका नाइलॉन 6 बनता है। आगे देखो ब्यूना एस में क्या होगा सर, ब्यूटाडाइन सेम रहेगा, एक्रिलोनाइट्राइल की जगह क्या आ जाएगा, स्टाइरीन आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, PHCH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या आएगा, आपका पीएच ग्रुप आएगा, किस में आएगा, ब्यूना एस में आएगा। ब्यूना एस में क्या आएगा सर, 1,3 ब्यूटाडाइन सेम रहेगा, और इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, दूसरी स्टाइरीन आ जाएगा। यदि आपका एक्रिलोनाइट्राइल आ जाए तो वो ब्यूना एन बन जाएगा, यदि आपका स्टाइरीन आ जाए तो यहाँ एस से क्या बनेगा, आपका
ब्यूना एस बन जाएगा। और इसमें क्या आता है, पीएच ग्रुप आता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चारों मोनोमर आपके याद होंगे तभी ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। यदि आपका ये क्वेश्चन सही हो रहा है इसका मतलब आप डीप नॉलेज है, मोनोमर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फिर चाहे आपका सेकंड ग्रेड में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से इसको सही कर सकते हो। आगे देखो, सी डबल बॉन्ड CH2 5N के बहुलक को बनाने वाले एकलक का नाम है। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखो ये आपको 1 2 3 4 और यहाँ पे एक ऐसा, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है ऐसा, ये लो भाई ये आपका क्या है सर, ये आपको मुझे पता है कैप्रोलेक्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैप्रोलेक्टम बोलते हैं। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्या होगा, जब आपका C डबल बॉन्डो NH भी आ जाए, बीच में 5 कार्बन आ जाए और रिंग आ जाए, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे कैप्रोलेक्टम। आगे देखो, जीवाणुनाशी प्रतिजैविक है। जीवाणुनाशी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है जीवाणुनाशी, एक होता है आपका जीवाणु निरोधी। जीवाणु निरोधी, मैं एक चीज आपको इसमें बता देता हूं, जीवाणुनाशी और एक होता है आपका जीवाणु निरोधी। क्या होता है, जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी। देखो भाई इसमें मैंने ट्रिक आपको याद करवा रखी है, जो अपने केमिस्ट्री कोर्स के स्टूडेंट है उनको ट्रिक बहुत अच्छे से याद करवा रखी है। जीवाणुनाशी नाशी, एक आपका होता है जीवाणु निरोधी। जीवाणुनाशी को क्या बोलते हैं सर, इसकी ट्रिक है APO। इसकी ट्रिक क्या है सर, निरोधी की ETC। अब देखो आपको क्या पूछा, जीवाणुनाशी पूछा हुआ है। जीवाणुनाशी यानी APO। देखो पेनिसिलिन P से स्टार्ट होता है सर, P से। टेट्रासाइक्लिन सर T से स्टार्ट होता है। क्लोरोफेनिकोल सर C से स्टार्ट होता है। एरिथ्रोमाइसिन सर E से स्टार्ट होता है। देखो ETC वाले सारे जीवाणु निरोधी है। ET और C ये सारे क्या है, जीवाणु निरोधी है। इसका मतलब P वाला कैसा है सर, ये रहा P वाला क्या है आपका, जीवाणुनाशी है। कितनी शानदार ट्रिक है भाई, कितनी शानदार ट्रिक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करवा के जाएगी। आपको जीवाणुनाशी में APO याद रखना है, जीवाणु निरोधी में आपको ETC याद रखना है। जीवाणुनाशी में APO, जीवाणु निरोधी ETC का नाम आपको ऐसे सीधा दिया हुआ होगा। देखो एरिथ्रोमाइसिन, T से आपका टेट्रासाइक्लिन, C से आपका क्लोरोफेनिकोल, A से ऑक्सोफेनी, O से आपका ओफ्लोक्सेसिन और P से आपका आ जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा नाम आपको एग्जाम में देगा, आपको याद होनी चाहिए ट्रिक। APO आपका जीवाणुनाशी होता है, ETC आपका जीवाणु निरोधी होता है। आगे देखो भी, एमोक्सिलिन नाम से देखो पेनिसिलिन के जैसा नहीं लग रहा, एमोक्सिलिन लास्ट में सिलिन आ रहा है और यही सेम आपका पेनिसिलिन में आता है, तो ये आपका पेनिसिलिन ही है। पेनिसिलिन का रूप होता है एमोक्सिलिन। तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ पेनिसिलिन का ही रूप होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये आपको याद रखना है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो पेनिसिलिन आपको पता याद है, पेनिसिलिन G होता है वो आपका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एमोक्सिलिन आपको याद रखना है विस्तृत स्पेक्ट्रम होता है। तो एमोक्सिलिन आपको विस्तृत भी होता है और पेनिसिलिन का रूप होता है। 1 और 3 आपका सही आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा आपका अणु IR स्पेक्ट्रम दिखाएगा, बहुत अच्छी चीज है भाई, जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो तो IR एक्टिव हो गई होगा। जिसमें डाइपोल मोमेंट के साथ आपका चेंज भी हो रहा है, जिसमें म्यू बराबर 0 है, लेकिन आपका जैसे CO2 है, CO2 का म्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज हो सकता है क्योंकि दोनों बॉन्ड लेंथ आपकी अलग हो सकती है, तो वो भी IR एक्टिव होगा। IR इनएक्टिव कौन सा होता है, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। IR इनएक्टिव मतलब जो IR शो नहीं करते, जैसे समान प्रकार के अणु, जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2, जिनमें समान प्रकार के अणु है, जिनमें समान प्रकार के दोनों अणु है, वो IR एक्टिव होंगे। ये क्या बोल रहा है, IR स्पेक्ट्रम दिखाएगा, इसका मतलब IR एक्टिव की बात कर रहे हैं। तो इनएक्टिव कौन से है सर, H2 इनएक्टिव है क्योंकि समान प्रकार के अणु है, वो IR शो नहीं करेंगे। Br2 भी समान प्रकार के नहीं शो करेगा, O2 भी समान प्रकार का नहीं शो करेगा। HCl में क्या परमानेंट आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वजह से ये क्या शो करेगा, IR स्पेक्ट्रम शो करेगा। देखो भाई IR स्पेक्ट्रम किस कौन शो करता है सर, IR स्पेक्ट्रम वो शो करेगा जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर डाइपोल मोमेंट आपका चेंज भी हो रहा है तो भी वो आपका IR एक्टिव होगा। सिर्फ कंडीशन एक है, IR एक्टिव कौन नहीं होगा, जिसमें आपका इस समान प्रकार के जो एटम आ जाए, जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2, ये सारे IR इनएक्टिव होंगे। ठीक है, तो कितना इजी सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में समतलता की कोटि है, इसमें पूछा हुआ है समतलता की कोटि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो समतलता की कोटि कैसे निकालोगे, आपका 2 प्रकार की समतलता की कोटि निकलती है, मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई
कुल कोटि आपकी होती है 3n। एक तो आपको याद रखने, कुल कोटि पूछ सकता है तो आपको याद होनी चाहिए कुल कोटि आपका 3n होती है, 3n। मैं अभी आपको बताऊंगा n कैसे निकालते हैं। उसके बाद में समतलता की कोटि आप कैसे निकालोगे, समतलता की कोटि ये सर दो प्रकार की होती है, एक 3n-5 होती है, एक आपका 3n-6 होती है। 5 कब होगी, सब आप जब आपका ये लीनियर है, और 6 कब होगी, जब आपका एटम नॉन लीनियर है। जब आपका एटम लीनियर है तो 3n-5 होगी, जब आपका एटम नॉन लीनियर है तो 3n-6 होगी। ठीक है, ये देखो भाई, समतलता कोटि लीनियर 3n-5 होगा और नॉन लीनियर तो आप बोलोगे 3n-6 होगा। अब देखो आपको पहले दिया हुआ है बेंजीन, बेंजीन ये लो भाई, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो टोटल एटम कितने हैं सर, 6 कार्बन है और 6 ही आपका हाइड्रोजन है। टोटल एटम कितने हैं सर, n बराबर आपका 12 आ जाएगा। तो कुल कोटि यदि आपको पूछ लिया जाए तो 12 × 3 आप बोलोगे 36 आ जाएगी। हमें पूछा हुआ समतलता की कोटि, तो देखो इसमें आप बोलोगे समतलता की कोटि कैसे निकालोगे सर, आपका ये जो बेंजीन है क्या लीनियर है, क्या नहीं है सर, ये नॉन लीनियर है, तो आप बोलोगे 3n-6 होगा, 3n-6 होगा सर। 3 × 12 - 6, 12 × 36 - 6, तो आप बोलोगे सर 30 आएगी। इसमें क्या आएगी, 30 आएगी। आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, आगे कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो इसमें आपके n की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 ऑक्सीजन है 1 कार्बन है, n की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। और कोटि कैसे सर, हमें पता है CO2 स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है। ये क्या है सर, ये लीनियर है आपका, तो यहां समतलता की कोटि कितनी आएगी, तो सर 3n-5 आएगी। तो 3 × 3 -5, तो ये आप बोलोगे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो SO2 मुझे पता है सर, SO2 स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो ये क्या आएगी सर, नॉन लीनियर आएगी। कितने एटम है सर, n बराबर 3 है, तो आपका समतलता की कोटि कितनी आएगी, 3n-6 आएगी। तो आप बोलोगे सर 3 × 3 - 6, तो ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। क्या समतलता की कोटि निकालनी आपको आ गई, कैसे निकालोगे, 3n-5 और 3n-6 से। 5 कब लगाओगे सर, जब आपका लीनियर आएगी तो 3n-5 आएगी, और नॉन लीनियर आएगी तो 3n-6 आएगा। n कैसे निकालोगे सर, n परमाणुओं की संख्या होती है, n क्या होती है, परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या टोटल 12 है, समतलता की कोटि सर 3n-6 आएगी, तो यहाँ से 30 आ जाएगी। आपका CO2 लीनियर है तो 3n-5 आएगा, आप सोल्व करोगे सर 4 आएगा। SO2 आपका नॉन लीनियर है, देखो SO2 आपका नॉन लीनियर है, तो SO2 में आपका क्या आएगा सर, नॉन लीनियर है, तो आपका n की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 - 6 यानी आपका 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 30, 4, 3। कौन सा आंसर आ जाएगा, 30, 4, 3, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन। आगे देखो निम्न में से कौन सा अम्लीय गालक है, अम्लीय गालक सीधा सीधा आप पढ़ोगे मेटलर्जी, तो आपको दिया हुआ है जो मेटल होती है वो हमें पता है बेसिक होती है, तो यहाँ पे जितनी भी मेटल है ये तो सारी बेसिक है, ये आपकी सारी सारी क्षारीय है, तो इसका मतलब SiO2 आपका क्या होगा, अम्लीय गालक होगा। SiO2 आपका क्या है, अम्लीय गालक है। उम्मीद करूंगा ये जो सेशन है ये जरूर 1.25 घंटे का है, लेकिन यदि आपने ये 50 क्वेश्चन बहुत ईमानदारी के साथ में देख लिए, एक एक चीज को मैंने बहुत ही डेप्थ में समझाया आपको, यदि आपने प्रत्येक चीज को बहुत ही गहराई से समझा है, एक एक चीज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। मैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं उसके साथ साथ में आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, पहले आपको खुद के बारे में सोचना है कि इस क्वेश्चन को कैसे अपन कर सकते हैं, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है। ये यदि आप सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया, 50 क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छे से दिमाग लगा लिया, तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन एज इट इज देके जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग देखने में से लग सकता है कि बिल्कुल कम है, लेकिन ये एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन गारंटेड देके जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको देखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक एक चीज को बारीकी से समझाया है, आपको अच्छे से आप देखोगे तो सारे आपके जितने भी चैप्टर है आपके सारे आपका निचोड़ समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है। प्लीज पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, लाइक भी करें, इसके साथ साथ में खूब सारे इसको शेयर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे आपको यूट्यूब पे मैं क्लास लेके आऊं, आपके जो अपने पेपर लगे उनकी भी क्लास लेके आऊं, और साथ साथ में जितने भी PYQs है सभी PYQs आपके चैप्टर आपके बीच में हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, बहुत ज्यादा प्यार करोगे, इसको बहुत ज्यादा शेयर करोगे और चैनल को बहुत ज्यादा आप सब्सक्राइब कराओगे, तब ये आप जब इतना आप फर्ज निभाओगे तो हमें हमारा भी फिर नैतिक दायित्व बनता है कि आपको पूरे PYQs जितने भी आपके चैप्टर है आपके जो सेकंड ग्रेड की सिलेबस में वो सारे आपको यूट्यूब पे करवाया जाए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मार्केट में तहलका मचा दो कि सुभाष सर आपके बीच में इतने शानदार कंटेंट लेके आए हैं, इतना शानदार आपको पेपर सॉल्यूशन कराएंगे, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।